नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 360 चैनल में। मैं रवि कुलरिया, लेक्चर राजस्थान से। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अगस्त का करंट अफेयर। इसमें मैंने इंडिया और वर्ल्ड का शामिल किया है, पूरा जो भी फर्स्ट ग्रेड के अकॉर्डिंग मुझे लगा, और लास्ट में राजस्थान का, चूंकि आपके पूरा शामिल नहीं है, थोड़ी बहुत जो सामान्य सी बातें हैं शामिल हो सकती हैं, वो मैंने यहाँ पर राजस्थान वाली भी ऐड कर दी हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा, ज़्यादा कोई टाइम वेस्ट किए बिना हम शुरू करते हैं। इब्राहिम मोहम्मद सालेह मालदीव के राष्ट्रपति थे, जो 4 दिन की भारत यात्रा पर 1 अगस्त को आए। इब्राहिम मोहम्मद सालेह मालदीव के राष्ट्रपति। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ, नैन्सी पॉलिसी की जो ताइवान यात्रा हुई। अमेरिकी कांग्रेस की स्पीकर नैन्सी पॉलिसी अगस्त में ताइवान की यात्रा पर पहुंची, और जो काफ़ी विवादास्पद रही क्योंकि चीन ने इसका विरोध किया। इस दौरान उन्होंने ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग वेन से मुलाकात की। साई इंग वेन, तो ये नैन्सी पॉलिसी अमेरिकी कांग्रेस की स्पीकर हैं और इन्होंने ताइवान की यात्रा की। ईरान के उपग्रह को रूस ने किया लॉन्च। खयाम नाम का ये उपग्रह अगस्त में लॉन्च किया गया। वैसे तो देखिए, आपके जो अंतरिक्ष वाला कार्यक्रम है उसमें भारत का ही सम्मिलित है, लेकिन चूंकि एक अंतर्राष्ट्रीय इवेंट ऐसा था कि जिसमें, क्योंकि ईरान है वो यूरोपियन देशों और अमेरिका का विरोध में रहता है हमेशा, तो रूस ने ईरान का एक उपग्रह लॉन्च किया, तो एक थोड़ा सा मेन इवेंट हो गया था ये। सबसे कम प्रजनन दर वाला देश, तो ये दक्षिण कोरिया है, जिसकी दुनिया में सबसे कम प्रजनन दर पहले भी थी और अब भी है। उन्होंने अपने ही रिकॉर्ड को सुधारा है, तो उनकी जन्म दर 0.81 है, जो कि दुनिया में न्यूनतम है 2021 में। सलमान रुश्दी पर हमला। भारतीय मूल के लेखक, जिन्होंने अमेरिका और ग्रेट ब्रिटेन की नागरिकता ले रखी है, मुंबई में इनका जन्म हुआ था और इन पर अभी अमेरिका में एक इवेंट के दौरान चाकू से हमला किया गया। तो 1988 में उनकी एक किताब प्रकाशित हुई थी, सैटेनिक वर्सेस, जिसमें एक कम्युनिटी ने उनका काफ़ी विरोध किया था और हमेशा से वो विवादास्पद रही है और उसको लेकर उनको धमकियां मिलती रही हैं। तो उसी को लेकर किसी ने उनके ऊपर हमला किया था। अब चूंकि किताबों का हमारे टॉपिक है फर्स्ट ग्रेड के अंदर, तो आपको इसकी किस किताबों के बारे में जानकारी ले लेनी चाहिए भी। हो सकता है 3-4 कथन आ जाए सलमान रुश्दी से लेकर। तो देखिए, लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ तो इनकी लेटेस्ट किताब है जो 2021 में प्रकाशित हुई, तो ये तो लेटेस्ट किताबों में आपकी इंपॉर्टेंट होगी लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ। इसके अलावा उनकी एक इंपॉर्टेंट किताब जो सबसे इनकी प्रसिद्ध है, मिडनाइट चिल्ड्रंस, जो कि 1981 में प्रकाशित हुई थी। मिडनाइट चिल्ड्रंस। अब्दुल रऊफ अजहर। चीन ने यूएन में चीन के वीटो के कारण इस पर आतंकी पर प्रतिबंध नहीं लग पाया। तो ये देखिए, 30 दूसरे हैं। अभी एक और भी मीर नाम के एक और आतंकी हैं, जो परसों शायद 2-3 दिन पहले की बात है, जब चीन ने फिर वीटो कर दिया एक आतंकी को लेकर। वो प्रस्ताव लेकर आए थे और वो भी अलकायदा से संबंधित थे। मैन ऑफ द होल। ये ब्राज़ील के अमेजन के जंगलों में एक जनजाति थी और उसका एक अंतिम व्यक्ति शेष था, बाकी वो पूरी जनजाति लुप्त हो चुकी थी। तो उस अंतिम व्यक्ति का भी अभी देहांत हो गया है, मृत्यु हो गई है। मैन ऑफ द होल उसको क्यों कहा जाता था? क्योंकि वो गड्ढे खोदकर और उसमें तीर वगैरह लगा के और अपने शिकारों को फंसाता था, तो इसलिए उसको मैन ऑफ द होल कहा जाता है। तो एक जनजातीय व्यक्ति था, अपनी जनजाति का अंतिम व्यक्ति था ब्राज़ील में अमेजोन के जंगलों में, तो उसकी मृत्यु हो गई है। विश्व की पहली वर्टिकल सिटी द लाइन। अब देखिए, इसका निर्माण किया जा रहा है सऊदी अरब के द्वारा। ये शहर देखिए वैसे बसा हुआ नहीं है कि इसका क्षेत्रफल आप देखेंगे, लंबाई चौड़ाई बहुत बड़ी है, इसकी लंबाई ज़्यादा है, चौड़ाई सिर्फ इसकी 200 मीटर है। मतलब ये काफ़ी लंबाई तक, यानी 170 किलोमीटर तक फैला हुआ होगा, और इस शहर की ऊंचाई होगी 500 मीटर। तो ये वर्टिकल हो गया, मतलब ऐसे आप कह सकते हैं लंबाई में खूब एक रेखा से चलती जाएगी मकानों की, और जो भी निर्माण करेंगे उसके अंदर। तो ऐसा ये शहर बसाने का प्लान सऊदी अरब के द्वारा किया जा रहा है। युआन वैंग 5, ये एक चीनी जासूसी जहाज था जो कि श्रीलंका की हम्बनटोटा बंदरगाह पर आया। भारत और अमेरिका की आपत्तियों के बावजूद श्रीलंका ने उनको अनुमति दी। तो ये 16 अगस्त को ये पहुंचा। युआन वैंग 5 एक जहाज, जासूसी जहाज चीन का था, जो कि श्रीलंका की हम्बनटोटा बंदरगाह पर पहुंचा। चीन में कृत्रिम बारिश। सूखे का सामना कर रहे कई प्रांतों में चीन में कृत्रिम बारिश करवाई गई, जिसके कारण वहां पर बाढ़ का खतरा पैदा हो गया था। जर्मनी में विश्व की पहली हाइड्रोजन ट्रेन सेवा अगस्त में शुरू की गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन ट्रेन सेवा दुनिया में सबसे पहले कहां पर शुरू की गई है? जर्मनी में। और हाल ही में भारत में मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, रेल मंत्री, उन्होंने ये घोषणा की है कि 2023 तक भारत भी प्लान कर रहा है कि हाइड्रोजन ट्रेन सेवा शुरू कर दे। स्कॉटलैंड में पीरियड प्रोडक्ट एक्ट। स्कॉटलैंड दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जहां माहवारी उत्पाद निःशुल्क उपलब्ध कराए जाने को कानूनी रूप दिया गया है। तो ये दुनिया का पहला ऐसा देश है। मिस्र। भारत के साथ राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ पर मिस्र ने एक डाक टिकट जारी की है। भारत और मिस्र के जो राजनयिक संबंध हैं उनको 75 वर्ष पूरे हो गए हैं, इसकी स्मृति में उन्होंने एक डाक टिकट जारी की है।
जिम्बाब्वे में सोने का सिक्का, अब जिम्बाब्वे की मुद्रा काफ़ी गिर गई है, तो उसका कोई मूल्य एक तरीके से आप कह सकते हैं बचा ही नहीं है जिम्बाब्वियन डॉलर का। तो इसलिए सरकार ने, जैसे पुराने समय में होते थे सोने के सिक्के चांदी के सिक्के जारी करते थे, तो ऐसे उन्होंने एक सोने का सिक्का जारी किया है और सोने के सिक्के का नाम है मोसी ओ तुन्या। फॉर्च्यून की ग्लोबल 500 सूची, तो ये ग्लोबल 500 में देखिए कौन कौन सी कंपनियां शामिल हैं, विश्व की सबसे जो बेस्ट कंपनी है 500 उसमें। तो अमेरिका की बहुराष्ट्रीय बिजनेस मैगजीन फॉर्च्यून की इस सूची में अमेरिका की वालमार्ट, जो उनके रिटेल स्टोर होते हैं वो कंपनी, और अमेजोन, तो वालमार्ट पहले पर है, अमेजोन दूसरे नंबर पर है। भारत की इस 500 में 100 कंपनियां शामिल हैं, जिसमें सबसे ऊपर है LIC जो कि 98वें नंबर पर है दुनिया में। 2025 तक देश में होगा 1.8 लाख किलोमीटर राजमार्ग। बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटी इंडिया द्वारा अगस्त में जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार 2025 तक 1.8 लाख किलोमीटर हाईवे और 1.2 लाख रेल लाइन बनाने का अनुमान लगाया गया है। मुझे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगा, तो इसलिए मैंने इसको हाईलाइट नहीं किया। भारत ने श्रीलंका को दिया समुद्री टोही विमान, एक विमान भेंट किया है श्रीलंकाई नौसेना को। उस विमान का नाम है डोर्नियर, समुद्री निगरानी के लिए। तो 15 अगस्त को भारत ने श्रीलंका को डोर्नियर नामक एक ये समुद्री टोही विमान सौंपा है। स्वस्थ व स्वच्छ पर्यावरण सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषित। स्वस्थ और स्वच्छ पर्यावरण, इसको सार्वभौमिक मानवाधिकार की श्रेणी में लिया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने यह प्रस्ताव पारित किया है। इस ऐतिहासिक प्रस्ताव को पारित करते हुए स्वस्थ और टिकाऊ पर्यावरण को 28 जुलाई को सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषित किया गया है कि एक स्वस्थ और स्वच्छ पर्यावरण पूरे ऑल इंडिया के नहीं, सॉरी, पूरे वर्ल्ड के लिए, जो मनुष्यों के लिए एक मानवाधिकार की श्रेणी में इसको रखा गया कि मनुष्य का अधिकार है कि उसको स्वच्छ और स्वस्थ पर्यावरण उपलब्ध करवाया जाए। इसके समर्थन में महासभा में 161 वोट पड़े। वैश्विक शांति के लिए मैक्सिको का प्रस्ताव। मैक्सिको के राष्ट्रपति ने कहा है कि दुनिया में शांति बनाए रखने के लिए एक आयोग गठित किया जाए, और उस 3 सदस्यीय आयोग में वो कहते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शामिल किया जाए, संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरेस को शामिल किया जाए, और जो वर्तमान पोप है पोप फ्रांसिस, उनको शामिल किया जाए। तो मैक्सिको के राष्ट्रपति हैं आंद्रे मैनुएल लोपेज अब्रेडोर, अभी बड़ा सा नाम है ये, तो लोपेज अब्रेडोर याद रख लेना। तो इन्होंने ऐसा एक वैश्विक शांति के लिए आयोग बनाने का प्रस्ताव दिया है, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव और वर्तमान पोप को शामिल करने का उन्होंने सुझाव दिया है। तो इससे वो कहते हैं कि इसका उद्देश्य होना चाहिए कि कम से कम 5 वर्ष के लिए युद्ध विराम संधि की जाए। सोमालिया में लोगों को बनाया बंधक। अब सोमालिया अफ्रीकी देश है, राजधानी उसकी मोगादिशु है। तो वहाँ पर मोगादिशु के हयात होटल में आतंकवादियों ने एक हमला किया। अल शबाब उस आतंकवादी संगठन का नाम है, जिसमें 30 लोग मारे गए और लोगों को काफ़ी समय तक बंधक बनाकर रखा गया। तो ये सोमालिया की घटना है। भारत में होगी आतंकवाद निरोधी समिति की बैठक। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की इस समिति की बैठक 28 से 30 अक्टूबर को नई दिल्ली और मुंबई में आयोजित की जाएगी। आतंकवाद निरोधी बैठक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की ओर से। जगदीप धनखड़ बने उपराष्ट्रपति। अब ये भारत के 14वें उपराष्ट्रपति चुने गए हैं। राजस्थान के झुंझुनू जिले के निवासी हैं, कथन आ सकते हैं ऐसे। इनको मिले 528 वोट और मार्गरेट अल्वा को मिले 182 वोट। इनको ये लोकसभा और राज्यसभा के अंदर जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वही वोट डालते हैं इसमें। तो जगदीप धनखड़ हैं, वो राजस्थान से उपराष्ट्रपति बनने वाले दूसरे व्यक्ति हैं। इससे पहले भैरों सिंह शेखावत उपराष्ट्रपति बन चुके हैं। जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति बनने से पहले पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे। नीतीश कुमार ने बनाई राजद संघ सरकार। बीजेपी के साथ उन्होंने अपना गठबंधन तोड़ दिया है और राष्ट्रीय जनता दल, जो राजद है, लालू प्रसाद यादव की पार्टी है, जो तेजस्वी यादव संभालते हैं अभी, तो उनके साथ उन्होंने सरकार बनाई है। तो 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद के रूप में शपथ ली है नीतीश कुमार ने। तेजस्वी यादव इसमें उप मुख्यमंत्री बने हैं। इसके अलावा अवध बिहारी चौधरी ये विधानसभा अध्यक्ष बने हैं वहाँ पर, और विजय सिन्हा अब नेता प्रतिपक्ष बने हैं। तो ये उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बिहार के राज्यपाल कौन है? फागू चौहान। देखिए 2 स्टेट में ऐसा हुआ अभी। एक पिछले महीने मैंने आपको महाराष्ट्र के बारे में लिखा था, जिसमें एकनाथ शिंदे अभी मुख्यमंत्री बने हैं। राहुल नार्वेकर वहाँ के विधानसभा अध्यक्ष, वो इसलिए इम्पोर्टेंट थे क्योंकि वो भारत में सबसे यंगेस्ट हैं विधानसभा अध्यक्ष में, और वहाँ पर उप मुख्यमंत्री हैं वो देवेंद्र फडणवीस बने थे। तो ये दोनों राज्यों में राज्यपाल कौन है? उसमें तो भगत सिंह कोश्यारी हैं और इसमें फागू चौहान हैं। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट बातें हैं। 5G स्पेक्ट्रम नीलामी हुई, क्योंकि 5G आप जानते हैं दीपावली के आसपास लॉन्च होने वाला है इंडिया में। तो उसके स्पेक्ट्रम की नीलामी की गई। तो स्पेक्ट्रम की नीलामी में सबसे ज़्यादा जो पैसे खर्च किए वो थे रिलायंस जियो ने,
रिलायंस जियो, दूसरे नंबर पर एयरटेल, तीसरे नंबर पर वोडाफोन आइडिया। वोडाफोन आइडिया अभी कंबाइंड रूप से एक ही कंपनी है। और चौथे नंबर पर अडानी समूह। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो खर्च हैं वो रिलायंस समूह ने किए 88,078 करोड़ रुपए। और उन्होंने कितना स्पेक्ट्रम खरीदा है? 24,740 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम, और उसके लिए 88,078 करोड़ रुपए उन्होंने खर्च किए। टोटल बोली से कितना रुपया प्राप्त हुआ है? 1.5 लाख करोड़। जो सभी समूहों से टोटल जो बोली लगाई गई उसका मूल्य 1.5 लाख करोड़ है। पीएम जनधन योजना, अभी इस योजना को 28 अगस्त को 8 साल हो गए। तो 2014 में शुरू की गई थी और 2022 आ गया, 8 साल हो गए। इस दौरान 46.25 करोड़ खाते खोले गए, लगभग 46 करोड़ आप याद रखो। और 10 अगस्त को इन खातों में 1.73 लाख करोड़ रुपए जमा थे। इन खातों में से ज़्यादातर बंद हो चुके हैं, नहीं सॉरी कम ही बंद हुए हैं, ज़्यादातर अभी भी क्रियाशील हैं और उनकी संख्या है 81.2%। एक विधायक एक पेंशन योजना, जैसा कि आप जानते हैं विधायक जितनी बार चुने जाते हैं उतनी बार उनको पेंशन मिलती है। तो अभी ये नई योजना लाई है पंजाब सरकार की ओर से कि एक विधायक को एक ही बार पेंशन मिलेगी, चाहे वो कितनी बार भी चुना हुआ हो। तो ऐसी योजना लागू करने वाला राज्य पंजाब है। मेक इंडिया नंबर 1 मिशन, ये दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुरू की है योजना मेक इंडिया नंबर 1। वृद्धावस्था व विधवा पेंशन, अभी इसकी रिपोर्ट आई और उसमें बताया गया कि सर्वाधिक जो पेंशन लेने वाले हैं वृद्धावस्था और विधवा पेंशन, वो उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश तो देखिए सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला है, तो उस हिसाब से पहले नंबर पर आ ही गया। और इसी क्रम में फिर बिहार और मध्य प्रदेश है। राजस्थान का स्थान भी इंपॉर्टेंट हो जाता है राजस्थान के एग्जाम के लिए, तो 10वें नंबर पर है, जहाँ पर लगभग 11,35,000 लोग वृद्धावस्था और विधवा पेंशन का लाभ ले रहे हैं। रेपो रेट में 0.5% की वृद्धि, अभी आप देख रहे हैं महंगाई को कम करने के लिए ब्याज दरें लगातार रिजर्व बैंक की ओर तीसरी बार बढ़ाई गई हैं। तो 0.5% बढ़ाकर रेपो रेट अब कर दी गई है 5.4%। तो ये आपको याद रखना है। के बाद में है ECLGS कोष में वृद्धि। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना, इसमें 50,000 करोड़ की वृद्धि कर दी है सीमा में, और अब इसमें टोटल हो गया है 5 लाख करोड़ रुपए तक की सीमा। आपातकालीन कोष में इतने रुपए जमा रहेंगे 5 लाख करोड़ तक। कोई बहुत ज़्यादा ऐसा कोई इंपॉर्टेंट सवाल नहीं है। वन्य जीव संरक्षण संशोधन विधेयक 2021, अगस्त 2022 में ये संशोधन विधेयक लोकसभा में पारित हुआ। इस विधेयक में जीवित प्राणियों की बेहतर देखरेख तथा जीवित हाथियों के परिवहन संबंधी प्रावधान है। इसके माध्यम से वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन किया गया है। सामान्य उल्लंघन पर जुर्माने की राशि 25,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी गई है। विशेष रूप से जो संरक्षित जानवर हैं उनसे संबंधित नियमों के उल्लंघन पर पहले न्यूनतम जुर्माना 10,000 था, उसकी जगह अब न्यूनतम जुर्माना 25,000 रुपए कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में मुकदमों की सुनवाई की लाइव स्ट्रीमिंग, जब ये मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना रिटायर हुए, उनके कार्यकाल का अंतिम दिन था 26 अगस्त, उस दिन सुनवाइयों का लाइव प्रसारण किया गया। और वर्तमान में देश में अभी UU ललित बन चुके हैं, जैसा कि ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? UU ललित हैं। वर्तमान में देश के 25 उच्च न्यायालयों में से 6 में कार्रवाइयों के सीधे प्रसारण की व्यवस्था है, जहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट की हाई कोर्ट की कार्रवाई है उसका लाइव प्रसारण की व्यवस्था 6 हाई कोर्ट्स में है। अभी 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 2023 में इंदौर में आयोजित किया जाएगा। उससे पहले कोरोना के कारण ये वर्चुअली आयोजित हुआ था दिल्ली में 16वां, अभी 17वां कहाँ पर आयोजित होगा? 2023 में इंदौर में प्रवासी भारतीयों का दिवस। राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन, ये भारत के जितने भी राज्यों के श्रम मंत्री हैं उनका सम्मेलन अगस्त में तिरुपति में आयोजित हुआ, आंध्र प्रदेश के तिरुपति में। गूगल की स्ट्रीट व्यू सर्विस, बेंगलुरु से शुरुआत करते हुए भारत के 10 शहरों में गूगल ने यह सुविधा शुरू की है। इसके लिए ट्रैफिक पुलिस के साथ साझेदारी की गई है। मतलब ये जैसे मैप में कहाँ पर ट्रैफिक ज़्यादा है कहाँ पर नहीं है, ये सब दर्शाने के लिए गूगल के सैटेलाइट्स का सहारा लिया जाएगा। तो ये गूगल की सर्विस है, गूगल की स्ट्रीट व्यू सर्विस। BSNL का BSNL में विलय, तो ये भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड नामक एक कंपनी थी, उसका BSNL यानी भारत संचार निगम लिमिटेड में विलय करने को केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है। लंपी वायरस की स्वदेशी वैक्सीन, क्योंकि गायों में ये फैला हुआ है लंपी वायरस, तो इसके लिए हरियाणा के केंद्रीय अश्व अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने एक वैक्सीन तैयार की और उसका नाम है लंपी प्रोवैक। और इसमें तैयार करने वाले जो वैज्ञानिक थे, जो डॉक्टर थे, उसमें राजस्थान के भी एक डॉक्टर थे नवीन, जो कि अलवर के निवासी हैं, तो उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका इसके अंदर रही। 76वां स्वतंत्रता दिवस, भारत की आज़ादी का 76वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने देशवासियों से आने वाले
वर्ष के लिए 5 प्रण लेने का आह्वान किया। 5 प्रण लीजिए, वो अलग अलग, उसका नाम याद रखने की तो मेरे हिसाब से आवश्यकता नहीं है, इसीलिए मैंने लिखे नहीं। और देश में 13 से 15 अगस्त के दौरान हर घर तिरंगा अभियान चलाया गया, जो कि आप सबने देखा ही था। 13 से 15 अगस्त चलाया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा लघु अवधि के कृषि ऋण पर 1.5% ब्याज अनुदान को मंजूरी दी है, यानी जो ब्याज सामान्य तौर पर लगता है उसमें से 1.5% का भुगतान सरकार करेगी, अनुदान देगी। लघु अवधि के कृषि ऋण, लंबी अवधि के नहीं। अडानी ग्रुप ने एनडीटीवी, ये जो अपने न्यूज़ चैनल है, उसमें हिस्सेदारी खरीद ली है 29.18%। तो ये प्रतिशत वगैरह तो शायद नहीं है उतना इंपॉर्टेंट, लेकिन अडानी ग्रुप ने खरीदी है, काफ़ी चर्चा में रहा ये। अब ये जीआई टैग का तो कोई ना कोई आता रहता, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन चूंकि एग्जाम से जस्ट पीछे वाले महीना का है, तो आप मिथिला मखाना है खाने से संबंधित, तो उसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, देश में अब 75 रामसर स्थल हो गए हैं। वैसे तो इन्होंने रामसर स्थलों ने खा लिया बिल्कुल, हर महीने चेंज होते रहते हैं, क्योंकि ये भारत में आज़ादी के 75 साल हो रहे हैं, तो 75 करने थे इनको, तो ये बढ़ते रहे, कभी 50 हो गए, कभी 56 हो गए, कभी 58 हो गए, अब ये 75 हो गए हैं। तो अभी एक बार इतना ही याद रखो। भारत में 21 आर्द्र क्षेत्रों को अगस्त में रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया, तो ये पहले 54 थे, अब 75 हो गए अगस्त में। सर्वाधिक रामसर स्थल, रामसर साइट्स तमिलनाडु में है 14, दूसरे नंबर पर 10 यूपी में है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में 2 रामसर साइट हैं, एक तो सांबर झील वाली जो भी रिसेंटली शामिल हुई थी, और एक केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो कि पहले से है। सुपर वासुकी, दक्षिणी पूर्व मध्य रेलवे ने स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर यह स्पेशल मालगाड़ी चलाई, जो कि काफ़ी लंबी थी। इसमें 6 इंजन थे और 295 वैगन्स थे, जो कि मालगाड़ी वाले डिब्बे होते हैं। तो 295 वैगन्स वाली एक लंबी ट्रेन का नाम है सुपर वासुकी स्पेशल मालगाड़ी, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर चलाई। केरल सवारी, केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने, वहाँ पर वामपंथी दलों की सरकार है, भारत की पहली सरकारी स्वामित्व वाली ऑनलाइन टैक्सी सेवा लॉन्च की है। ऑनलाइन टैक्सी सेवा वैसे आपने जानते होंगे उबर की और ये ओला वगैरह की चलती हैं कैब, लेकिन ये गवर्नमेंट की ओर से पहली टैक्सी सेवा लॉन्च की गई है किसी स्टेट में, केरल में। फ्रीडम वॉल, देश के 75 शहरों में स्वतंत्रता सेनानियों व शहीदों के नाम अंकित करते हुए फ्रीडम वॉल बनाई जाएगी, आज़ादी की दीवार। इसकी शुरुआत है श्रीनगर के लाल चौक से। जम्मू में भी राजा हरि सिंह पार्क में वॉल निर्माण के लिए सर्वे किया जा चुका है, यानी श्रीनगर में भी, जम्मू कश्मीर की भी बात करें तो श्रीनगर में भी है और जम्मू में भी 2 बनाई जाएंगी। तो सबसे पहली बनाई जाएगी श्रीनगर के लाल चौक में। गरबा नृत्य, भारत ने इस नृत्य को यूनेस्को की सांस्कृतिक सूची में शामिल किए जाने के लिए नामित किया है। यूनेस्को ने शामिल नहीं किया है, भारत ने अभी नामित किया है कि इसको शामिल किया जाए। और बंगाल की दुर्गा पूजा को रिसेंटली शामिल किया ही गया था, और अब की बार बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है बंगाल के अंदर, क्योंकि दुर्गा पूजा का तो अभी समय आने वाला है दीपावली पर। तो गरबा नृत्य को शामिल करने के लिए भारत ने नामित किया है। वंदे भारत ट्रेन, ये दिल्ली से जयपुर और जोधपुर के बीच उत्तर पश्चिमी रेलवे की पहली सेमी बुलेट ट्रेन है, यानी सामान्य ट्रेन और बुलेट ट्रेन के मध्य की उसकी स्पीड है, ये मान सकते हैं आप। तो ये अगले वर्ष अगस्त से स्टार्ट होगी, वंदे भारत ट्रेन। प्रोफेसर्स ऑफ प्रैक्टिस, तो यूजीसी ने विशेषज्ञों को यूनिवर्सिटी में फैकल्टी के रूप में नियुक्त करने हेतु शैक्षणिक योग्यता और पात्रता मापदंडों की बाध्यता हटा दी है, यानी 10% पदों पर ऐसे नियुक्ति की जाएगी। इसके लिए संख्या फैकल्टी के स्वीकृत पदों की 10% होगी। शुरुआत में इन्हें 1 साल के लिए नियुक्त किया जाएगा, यानी जो ये पीएचडी होना चाहिए, वो होना चाहिए, इस प्रकार का यदि बाध्यता उसमें नहीं है, अनुभव के आधार पर किसी को भी उसके अंदर लिया जा सकता है। तो 10% पदों पर ऐसे भर्ती की जाएगी। प्रोफेसर्स ऑफ प्रैक्टिस 1 साल के लिए नियुक्त करेंगे उसको शुरुआत में। CUET, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, अभी 2023 से साल में 2 बार आयोजित होगा, ऐसा पीछे न्यूज़ आई थी। CUET और JEE की परीक्षा भी एक साथ आयोजित करने की बात हुई थी, लेकिन ये जो बात है इसका तो बाद में खंडन कर दिया गया केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की ओर से कि अभी इसको एक साथ आयोजित करवाने का कोई प्लान नहीं है। हालांकि यूजीसी के चेयरमैन ने बयान दिया था कि एक साथ करवाई जाएंगी, लेकिन ऐसा प्लान 2 दिन बाद ही केंद्र सरकार की ओर से आया कि ऐसा कोई प्लान नहीं है। हाँ, अभी साल में 2 बार करवाने पर विचार चल रहा है 2023 में। तो इसका फुल फॉर्म याद रखना आप, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। भारत के जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है उसमें एडमिशन के लिए इसी वर्ष ये शुरू किया गया था 2022 में। इसके अलावा कुछ अन्य यूनिवर्सिटीज़ ने भी कहा था, जैसे दिल्ली विश्वविद्यालय है, जामिया मिलिया विश्वविद्यालय है, उन्होंने भी ये कहा कि हम इनको शामिल करेंगे मतलब इस टेस्ट के आधार पर एडमिशन लेंगे। NAFIS, राष्ट्रीय स्वचालित फिंगरप्रिंट पहचान प्रणाली, इसका उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह ने अगस्त में दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन के दौरान किया। तो राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन
दिल्ली में आयोजित हुआ। अभी एक शायद डिफेंस एक्सपो ऐसा कुछ कोटा में भी आयोजित हो रहा है, मैंने लिखा है कहीं, नहीं सितंबर में आयोजित हुआ है, मैं अभी सितंबर के नोट्स में दे दूंगा। और वैसे इसके टेस्ट वगैरह लेंगे तो भी मैं कोशिश करूँगा कि अच्छे अच्छे सारे प्रश्न उसमें शामिल हो जाएँ। वैसे तो टॉपिक वाइज सारे टेस्ट में ले चुका हूँ, चाहे जनगणना हो, महामारी हो, योजनाएँ हो, आपकी कौशल विकास कार्यक्रम, सबके मैं टेस्ट ले चुका हूँ, खेल खिलाड़ी वगैरह के। अभी अगस्त का PDF दिया है तो अगस्त के टेस्ट ले लेंगे, और 15-20 सितंबर तक का मेरे हिसाब से आपको पढ़ लेना चाहिए, तो उसका भी मैं अभी नोट से 2-3 दिन में भेज दूंगा। स्माइल 75, अच्छा ये क्या था, जो राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन है दिल्ली में आयोजित हुआ। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री ने, और जो कि सहकारिता मंत्री भी हैं, उन्होंने स्वचालित फिंगरप्रिंट पहचान प्रणाली का उद्घाटन किया। अप्रैल 2022 में इस तकनीक के माध्यम से एक मृत व्यक्ति की पहचान करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बना था, जिसमें फिंगरप्रिंट के आधार पर उसकी पहचान की गई थी। स्माइल 75 ये भिक्षावृत्ति में लगे लोगों के पुनर्वास के लिए पहल है, जिसका दिल्ली में शुरुआत की केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार ने। स्माइल 75 भिक्षावृत्ति से संबंधित है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023, क्योंकि ये हमारे स्वच्छता स्वास्थ्य टॉपिक इंपॉर्टेंट है फर्स्ट ग्रेड में। इसकी थीम है कचरे से समृद्धि, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये सर्वे 95 अंक का होगा, और इसमें सबसे ज़्यादा जो अंक हैं वो 4525 सर्विस आधारित प्रोग्रेस के हैं, कि कैसी सर्विस वहाँ पर दी जा रही है शहरों में। इसमें 3R के सिद्धांत पर काम होगा। 3R है रिसाइकिल, रीयूज और रिड्यूस। तो ये आपको 3R का याद रखना है। अभी जो भी गुटखा पान आदि का निशान होगा उसका रेड स्पॉट माना जाएगा और उसके अंक काटे जाएंगे। तो साल भर ये स्वच्छता सर्वेक्षण चलेगा और फिर उसमें रैंकिंग के आधार पर घोषित किए जाएंगे रिजल्ट। स्वच्छता पखवाड़ा, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा 16 से 31 अगस्त को स्वच्छता पखवाड़ा आयोजित किया गया। अगस्त 2022 तक देश के 500 शहरों ने खुद को सफाई मित्र सुरक्षित शहर घोषित किया है। टोटल कितने शहरों ने अगस्त 2022 तक अपने आप को सफाई मित्र सुरक्षित, यानी जो सफाई करने के लिए जो काम करने वाले लोग हैं उनके लिए सुरक्षित शहर घोषित किया है 500 शहरों ने। मंकी पॉक्स, क्योंकि महामारी हमारे टॉपिक है, तो महामारी में कोरोना ही नहीं है, आपको मंकी पॉक्स वगैरह भी पढ़ना है। तो मंकी पॉक्स की निगरानी हेतु टास्क फोर्स का गठन किया है, और नीति आयोग के सदस्य हैं, परमानेंट सदस्य हैं डॉक्टर VK पॉल, उनके नेतृत्व में एक 5 सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन किया गया है। तो मंकी पॉक्स की निगरानी के लिए कितने सदस्यों की टास्क फोर्स का गठन किया गया है? 5, और उसका नेतृत्व कौन करेंगे? डॉक्टर VK पॉल, जो कि नीति आयोग के सदस्य हैं। निदान पोर्टल, मादक पदार्थ रोधी केंद्रीय और राज्य एजेंसियों के लिए ये पोर्टल शुरू किया गया है, जो कि नशीले पदार्थ हैं उनको रोकने के लिए। मादक पदार्थ अपराधी के मुकदमों का इतिहास, उंगलियों के निशान आदि का विवरण इसमें दर्ज होगा। यानी देश भर में कहीं पर भी कोई इस प्रकार का मादक पदार्थों का बिक्री में और में इस प्रकार से पाया जाता है तो उन अपराधियों का रिकॉर्ड रखा जाएगा। भारत का पहला जियोथर्मल प्लांट, लद्दाख के पुगा में भारत और आइसलैंड के इंजीनियर्स ने इस पर काम शुरू किया है। जियोथर्मल परियोजनाओं में पृथ्वी के अंदर की गर्मी पानी को भाप में बदलने के लिए इस्तेमाल की जाती है, जिससे बाद में बिजली पैदा होती है। मतलब बिजली पैदा करने का एक तरीका है, ज़मीन के अंदर जो काफ़ी गहराई में जाने पर बहुत ज़्यादा तापमान होता है उससे बिजली बनाने का प्रोजेक्ट है। तो ये लद्दाख में ऐसा शुरू करने के लिए भारत और आइसलैंड की एक साझा परियोजना शुरू हो रही है। मध्य प्रदेश में विश्व का सबसे बड़ा तैरता सोलर पावर प्लांट, तो सबसे बड़ा तैरता सोलर पावर प्लांट मध्य प्रदेश के खंडवा में नर्मदा नदी पर ओंकारेश्वर बांध पर 600 मेगावाट क्षमता का ये फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट है, मतलब तैरता हुआ पावर प्लांट। ये दिशा वगैरह चेंज होती रहती है पानी में उसकी, मतलब बन रहा है अभी ये, और इसकी अनुमानित लागत है 3000 करोड़ रुपए। तो और कितनी क्षमता का? 600 मेगावाट क्षमता का, क्योंकि हमारे अक्षय ऊर्जा तो टॉपिक है सिलेबस में। स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस, ये भारत की इस तरह की पहली स्वदेशी बस है जिसका लोकार्पण केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने पुणे में किया। हाइड्रोजन फ्यूल पर, हाइड्रोजन ईंधन पर चलने वाली ये बस है, स्वदेशी है, भारत में बनाई गई है। अंतरिक्ष कार्यक्रम और रक्षा प्रौद्योगिकी से संबंधित न्यूज देखिए। वज्र प्रहार 2022 ये भारत और अमेरिका के विशेष बलों का संयुक्त युद्धाभ्यास था, जिसका हिमाचल प्रदेश के बकलोह में आयोजन किया गया। तो 13वां संस्करण है इसका, ये 13वीं बार हुआ है ये युद्धाभ्यास वज्र प्रहार 2022 भारत और अमेरिका के बीच में। कहाँ हुआ? हिमाचल प्रदेश के बकलोह में। उदार शक्ति अभ्यास, ये भारत की वायुसेना और मलेशिया की वायुसेना के बीच मलेशिया में आयोजित हुआ है उदार शक्ति युद्धाभ्यास। अल नज़ाह 4, ये चौथा संस्करण है तो 4 नाम आ गया इसमें। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि राजस्थान में हुआ है। भारत और अरब प्रायद्वीप का एक देश है ओमान, उनकी सेना के बीच में ये चौथा सैन्य संस्करण था इस अभ्यास का, अल नज़ाह नाम दिया जाता है। और अगस्त में राजस्थान के बीकानेर स्थित महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित किया गया अल नज़ाह 4। सारेक्स 2022, इंडियन कोस्ट गार्ड की ओर से चेन्नई में राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभियान सारेक्स का आयोजन किया गया।
इसमें 16 मित्र देशों के 24 विदेशी पर्यवेक्षकों ने भी भाग लिया। सारेक्स 2022 चेन्नई। रुद्र ये हेलीकॉप्टर है एक, और इसकी जो स्क्वाड्रन है, पहली स्क्वाड्रन है, वो जोधपुर एयरफोर्स स्टेशन पर तैनात की जाएगी। और उससे संबंधित अभी भी अखबार में न्यूज़ आई थी। 8 अक्टूबर को एयरफोर्स डे है और उस दौरान रुद्र हेलीकॉप्टर की पहला, ये भारत का स्वदेशी अटैक हेलीकॉप्टर है। स्वदेशी अटैक हेलीकॉप्टर रुद्र की पहली स्क्वाड्रन 8 अक्टूबर एयरफोर्स डे को जोधपुर एयरफोर्स स्टेशन पर तैनात की जाएगी। अब राजस्थान से संबंधित है तो थोड़ा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप इनको मान सकते हैं। MS-60 रोमियो मल्टीपर्पज़ हेलीकॉप्टर्स, तो ये हेलीकॉप्टर का नाम है। भारतीय नौसेना को अमेरिका से ये 2 हेलीकॉप्टर हाल ही में मिलने के बाद इनकी संख्या 5 हो गई है। 3 पहले मिले थे, 2 अब हो गए 5। तो 2025 तक भारत अमेरिका से ऐसे 24 हेलीकॉप्टर खरीदेगा। HAL का मलेशिया में कार्यालय। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इन्होंने मलेशिया में अपना ऑफिस खोला है। डिफेंस एक्सपो, इसका 12वां संस्करण अक्टूबर में गांधीनगर में आयोजित किया जाएगा। अच्छा, ये डिफेंस एक्सपो एक, देखिए राजस्थान में भी डिफेंस से संबंधित कुछ है प्रदर्शनी, मेरे को याद नहीं आ रही, हालांकि मैंने लिख रखी है सितंबर के करंट में देने के लिए, वो मैं उसमें बताऊंगा। थोड़ा सा मैं अभी भूल रहा हूँ कि वो क्या था एग्जैक्टली। तो इसका 12वां संस्करण डिफेंस एक्सपो गांधीनगर में आयोजित हुआ। MiG-21 बाइसन विमान, MiG-21 आपने दुर्घटनाओं के रूप में ज़्यादा सुने हैं, काफ़ी बार इनका दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं, गिर जाते हैं। 2025 तक इनको रिटायर कर दिया जाएगा। VLSR-SAM, मतलब हर 2 महीने से लगभग इसका न्यूज़ आती रहती है। तो भारतीय रक्षा अनुसंधान DRDO और इंडियन नेवी द्वारा चांदीपुर रेंज से सतह से हवा में मार करने वाली वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज मिसाइल, इसका पूरा नाम है वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज मिसाइल VLSR-SAM का सफल परीक्षण किया है। ATGM ये लेजर गाइडेड टैंकरोधी मिसाइल है और इसको युद्धक टैंक अर्जुन से दागा गया और इसका सफल परीक्षण हो गया वो अगस्त में। तो देख लेना, क्योंकि लेटेस्ट है इसलिए मैंने लिख दिया, नहीं तो मैं लिखता नहीं ATGM का। तो दिगंतरा यह बेंगलुरु की एक स्टार्टअप कंपनी है जिसने अंतरिक्ष में कचरे की सफाई के लिए 40 सैटेलाइट भेजने की योजना बनाई है। जो अंतरिक्ष में सैटेलाइट्स वगैरह का या कचरा है उसको हटाने के लिए एक उन्होंने ऐसा 40 सैटेलाइट भेजने की योजना बनाई है। प्राइवेट कंपनी है, स्टार्टअप है, दिगंतरा बेंगलुरु बेस्ड। आज़ादी सेट, अब इसकी चर्चा तो काफ़ी थी लेकिन बाद में ये अभियान इसका सफल नहीं हो पाया प्रक्षेपण, इसके कारण अपनी कक्षा में स्थापित नहीं हो पाने के कारण ये थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट हो गया, नहीं तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, इन्होंने 7 अगस्त 2022 को आज़ादी सेट ले जाने वाले अपने सबसे छोटे वाणिज्यिक रॉकेट किस काम आता है, उपग्रह को ले जाने के लिए, वहाँ पर कक्षा में प्रतिस्थापित करने के बाद में वापस आ जाता है। तो ये भारत का सबसे छोटा वाणिज्यिक रॉकेट है, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SSLV। PSLV तो आप हमेशा सुनते ही आ रहे हैं, उसे तो पता नहीं कितने सारे भेज दिए हैं भारत ने, PSLV GSLV वगैरह से। तो ये SSLV है, स्मॉल है काफ़ी। इसे अंतरिक्ष में तिरंगा फहराने के लिए सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। इसे बनाने में 75 स्कूलों की 750 छात्राओं की अहम भूमिका रही है, लेकिन इसकी पहली उड़ान विफल रही और यह तय कक्षा में नहीं पहुंच सका। आज़ादी सेट किसके माध्यम से लॉन्च किया गया था, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SSLV के माध्यम से। स्पार्क, ये इंपॉर्टेंट है, इसरो ने अगस्त में अपना पहला वर्चुअल स्पेस म्यूजियम स्पार्क लॉन्च किया है। म्यूजियम है एक वर्चुअल स्पेस, वर्चुअल रियलिटी तो अब देखिए बड़ी टर्म है, उसको समझाने में टाइम लगेगा, वो कोई ज़रूरी भी नहीं है। तो स्पार्क एक म्यूजियम है, वर्चुअल स्पेस म्यूजियम, जिसे इसरो ने शुरू किया है। क्रू एस्केप सिस्टम, गगनयान परियोजना से संबंधित जो भी बातें आती हैं वो इंपॉर्टेंट होती हैं और इसका परीक्षण किया गया श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से अगस्त में। ये किसी भी अप्रिय घटना की स्थिति में गगनयान मिशन के क्रू मॉड्यूल को हटाकर अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षा प्रदान करता है कि भाई यदि उस विमान में कोई किसी प्रकार की खराबी आती है तो एक अलग बॉक्स है जिसमें क्रू मेंबर्स जो उसके अंदर जाने वाले हैं वो बैठे हुए हैं, वो हिस्सा अलग हो सकता है उस विमान से। विपरीत परिस्थितियों में यदि कोई ऐसी कोई घटना होती है, विमान में खराबी आती है, तो क्रू मेंबर्स वाला जो डब्बा है या आप कुछ भी बोल दें उसको, टेक्निकल भाषा मुझे नहीं आती उतनी, तो वो उस विमान से अलग हो सकता है। तो क्रू एस्केप सिस्टम ये लॉन्च किया गया। प्रमुख स्थान जो कि चर्चा में रहे, पश्चिम बंगाल में 7 नए जिले बने हैं। अभी रिसेंटली ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कि आंध्र प्रदेश में शायद 13 जिले बने थे, काफ़ी जिले हो गए थे, पहले 13 थे, अभी 26 हो गए उसमें। अब इसमें पश्चिम बंगाल में भी 7 नए जिले बने हैं, 30 जिले हो गए हैं अभी। सबसे पहले 5G सेवा लॉन्च होने वाले 13 शहरों की सूची में राजस्थान का एक भी शहर नहीं है। अभी देखो ये अलग अलग खबरें आती हैं। पहले ये आया कि 13 शहर जो अभी सबसे पहले 5G जहां पर शुरू होगी सेवा, उसमें राजस्थान का कोई शहर नहीं है। अभी मुकेश अंबानी नाथ द्वारा राजसमंद में आए मंदिर में पूजा करने के लिए, तो उन्होंने कहा कि मैं 5G सेवा की शुरुआत यहीं से करूँगा। अब कह नहीं सकते, क्या कहते रहते हैं ये।
भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो रेल सेवा जून 2023 तक कोलकाता में शुरू होगी। वैसे भी मेट्रो भारत में सबसे पहले कोलकाता से ही शुरू हुई थी, और अंडर वाटर यानी पानी के नीचे से गुजरेगी ये, तो मेट्रो रेल सेवा ऐसी जून 2023 तक कोलकाता में शुरू हो गई। झज्जर हरियाणा और चेन्नई में CBRN सेंटर बनेंगे। CBRN का मतलब केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर सेंटर। तो ये 2 सेंटर ऐसे बनेंगे, एक तो स्टैनली मेडिकल कॉलेज चेन्नई में और दूसरा एम्स हरियाणा जो झज्जर में है, झज्जर एम्स, वहाँ पर ये 2 सेंटर ऐसे बनाए जाएंगे। स्मृति वन स्मारक, ये देखिए 2001 में गुजरात में भूकंप आया था भुज में, तो उस भूकंप के दौरान अपनी जान गंवाने वाले 13,000 लोगों की स्मृति में एक स्मारक बनाया गया है, स्मृति वन स्मारक। कहाँ पर? भुज, गुजरात में। इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल, केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा चंदौली यूपी में इसका वर्चुअल उद्घाटन किया गया। तो ये कोई विशेष इंपॉर्टेंट नहीं है। वैसे देखो मंत्री वगैरह, मंत्री परिषद, आप जैसे मंथली में हो सकता है सभी मंत्रियों के नाम नहीं आते, तो ये मंत्री वगैरह हैं या विभिन्न विभागों के अध्यक्ष आप अलग अलग बनाए जाते हैं, कोई ओबीसी प्रकोष्ठ का बनाते हैं, कोई अल्पसंख्यक वगैरह का, तो इनकी सूची आप एक बार देख लेना, कहीं कोई एक क्वेश्चन फंस सकता है। 2G एथेनॉल संयंत्र पानीपत में प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया। 2G एथेनॉल संयंत्र, अब ये क्या है इतनी ज़्यादा डिटेल मैंने लिखी नहीं। अमृता अस्पताल 6,000 करोड़ की लागत से माता अमृतानंदमयी मठ की ओर से, जो जिसके आप देखते भी हैं कई बार प्रधानमंत्री जी उनसे मिलने भी जाते हैं, तो माता अमृतानंदमयी मठ की ओर से फरीदाबाद में बना है ये 2600 बेड का अस्पताल है। प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया है, इसलिए थोड़ा सा मैंने लिख दिया है अमृता हॉस्पिटल। अनंगताल झील मेहरौली दिल्ली में कुतुब मीनार के पास स्थित अनंगताल को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है। एक झील सी है, तालाब सा है, उसको राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है। मेहरौली, जहाँ पर वो अपना चंद्रगुप्त द्वितीय वाला वो लोहे वाला स्तंभ भी वहाँ पर लगा हुआ है कुतुब मीनार के पास, वहाँ पर है अनंगताल, तो इसको राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है। वैदिक तारामंडल मंदिर पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में इस्कॉन मुख्यालय में विश्व के सबसे बड़े वैदिक मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। सबसे बड़े वैदिक मंदिर का निर्माण पश्चिम बंगाल में। नेपा लिमिटेड, ये देखिए कागज़ की मिल थी, भारत में काफ़ी लंबे समय से चलती आ रही थी, 7 साल पहले बंद कर दी गई थी, अभी मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में इस मिल को दोबारा चालू कर दिया गया है। नेपा लिमिटेड कागज़ निर्माण से संबंधित है। दही हांडी उत्सव महाराष्ट्र में ज़्यादा मनाया जाता है, ये ज़्यादा पॉपुलर है, तो महाराष्ट्र सरकार ने इसको साहसिक खेल का दर्जा दिया है। होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र 660 करोड़ रुपए की लागत से मोहाली पंजाब में निर्मित इस अस्पताल का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने अगस्त में किया। होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र मोहाली। भारत की पहली नाइट सफारी लखनऊ में शुरू की जाएगी। पादांग, ये देखिए सिंगापुर में एक स्थान है, और सिंगापुर की सरकार ने इसको अपना 75वां राष्ट्रीय स्थल घोषित किया है। 75वें से हम बार बार 75वां इतनी बार आता है आजकल कि भारत का समझ लेते हैं, लेकिन ये सिंगापुर का 75वां राष्ट्रीय स्थल उन्होंने घोषित किया है। इंपॉर्टेंट हमने इसलिए मान लिया क्योंकि सुभाष चंद्र बोस ने यहीं से दिल्ली चलो का नारा दिया था 1943 में, पादांग से। जम्मू कश्मीर, यहाँ पर देखिए अभी विवाद चलते ही रहते हैं जम्मू कश्मीर से संबंधित, तो वहाँ पर अभी मतदाता सूचियों का अपडेशन हो रहा है ताकि आगे जो विधानसभा चुनाव होंगे उसके लिए, तो एक अनुमान लगाया गया कि 25 लाख नए मतदाता जुड़ेंगे, जो प्रवासी हैं उनको भी मतदान का अधिकार देने से संबंधित इस प्रकार की बातें हैं, तो काफ़ी ज़्यादा विवाद हुआ ये। नोएडा, अभी जो डबल टावर्स वहाँ पर गिराए गए, ट्विन टावर्स, तो ये आप याद रख लेना कौन सी कंपनी के थे वो टावर, सुपरटेक कंपनी के, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उनको ढहा दिया गया। केरल, अब विधानसभा की कार्यवाहियां एक साल में सर्वाधिक कहां पर हुई, तो सर्वाधिक 61 दिन केरल विधानसभा में हुई। पूरे देश में एक साल में सर्वाधिक विधानसभा सत्रों का आयोजन केरल में किया गया, 61 दिन। गोवा देश का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है। हर घर जल जो नल परियोजना है, घर घर कनेक्शन देने वाली, उसमें देश का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य गोवा बना है। केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव, अब ये 2 अलग अलग नहीं है, एक ही केंद्र शासित प्रदेश है ये। दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव कंबाइंड करके एक ही बना दिया गया इनका, तो ये भी हर घर जल प्रमाणित हुआ है। केंद्र शासित प्रदेशों में तो पहला है ये दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव, और राज्यों की बात करें तो गोवा है हर घर जल प्रमाणित। उत्तराखंड में 13 जिलों में एक संस्कृत ग्राम विकसित किया जाएगा, जहां पर लोग संस्कृत में बातचीत करेंगे। वैदिक संस्कृति इस प्रकार से बढ़ावा देने के लिए, संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड की परियोजना है। 13 जिलों में एक गांव ऐसा बनाया जाएगा। मंडला, मध्य प्रदेश का यह जिला भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बन गया है। साक्षरता से संबंधित बात है, मंडला मध्य प्रदेश।
शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो चंडीगढ़ का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है उसका नाम चेंज कर दिया गया है और अब ये कर दिया गया है शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। क्योंकि चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी है तो इसका फैसला लिया है पंजाब और हरियाणा दोनों की सरकार ने मिलकर। IIT भिलाई, अब इस IIT का पूरा कैंपस सौर ऊर्जा से संचालित होगा। अब सौर ऊर्जा की बात थी तो लिख लेते हैं। एस्ट्रोनॉमी लैब, लंगट सिंह कॉलेज मुजफ्फरपुर बिहार। 106 वर्ष पुरानी इस खगोलीय वेधशाला को लुप्त प्राय वेधशालाओं की यूनेस्को विरासत सूची में शामिल किया गया है। एक जो मेन विरासत सूची है वो नहीं है, ये लुप्त प्राय वेधशालाओं की एक अलग से विरासत सूची है यूनेस्को की, उसमें इसको शामिल किया है। एस्ट्रोनॉमी लैब कहाँ की? मुजफ्फरपुर बिहार में लंगट सिंह कॉलेज की। प्रमुख व्यक्ति UU ललित NV रमन्ना के स्थान पर भारत के न्यायाधीश बने हैं, 49वें बने हैं। इस प्रकार की बात हम भूल जाते हैं, ये आप याद रखें। 49वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं उदय उमेश ललित, UU ललित। उन्होंने 27 अगस्त को शपथ ली और इनका कार्यकाल 8 नवंबर 2022 तक होगा, ज़्यादा दिन का नहीं है। और ये दूसरे ऐसे भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं जो कि कभी किसी हाई कोर्ट के जज नहीं रहे और सीधे डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में आए थे। ये दूसरे ऐसे मुख्य न्यायाधीश हैं जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने से पहले किसी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नहीं थे, वकील थे ये। बाद में किस प्रकार से इनकी एंट्री वो तो पूरी न्यूज़ है, देखो नहीं करेंगे चर्चा यहाँ पर। गौतम अडानी, ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के अनुसार 10.99 लाख करोड़ की संपत्ति के साथ तीसरे स्थान पर। अभी देखिए ये लिखा तब तीसरे पे थे, बाद में दूसरे पर आए एक दिन दोपहर में, फिर दोपहर के बाद में शाम को फिर तीसरे पर चले गए। अभी ये चेंज होता रहता है। पहले नंबर पर टेस्ला के एलन मस्क है, ये परीक्षा तक यही रहेंगे, नहीं चेंज होंगे क्योंकि काफ़ी आगे हैं। 2 नंबर पर अमेजन के जेफ बेजोस थे जो कि अभी पीछे सूची आई तो 4 पर चले गए। तो ये चेंज होता रहता है और मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार से कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कौन 2 नंबर पर पहुंचे भारत की ओर से वो पूछा जा सकता है, गौतम अडानी। नल्लाथेम्बी कलाई सेल्वी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि जो CSIR है भारत की सबसे बड़ी वैज्ञानिक संस्था है, उसमें पहली बार कोई महिला को डायरेक्टर बनाया गया है और शेखर मांडे थे पहले, उनके स्थान पर नल्लाथेम्बी कलाई सेल्वी पहली महिला है जो CSIR की डायरेक्टर बनी है। समीर V कामत, ये भी इंपॉर्टेंट है, DRDO के नए अध्यक्ष बने हैं। भारतीय रक्षा अनुसंधान संस्थान के G सतीश रेड्डी के स्थान पर समीर V कामत को DRDO का अध्यक्ष बनाया गया है। कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंडिया नियुक्त किया गया है। IMF इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अब अंग्रेजी नाम भूल गए तो भूल गए, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंडिया नियुक्त किया गया है। सुरेश N पटेल, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त CVC नियुक्त किए गए हैं। सुरेश N पटेल, CVC भारत में कौन है इंपॉर्टेंट ये तो सुरेश N पटेल को। आर्या वावलेकर मिस इंडिया USA यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, वहाँ पर मिस इंडिया चुनी गई है आर्या वाल्वेकर। मिस इंडिया USA है, ये भारतीय जो समुदाय है USA के अंदर उनकी कोई प्रतियोगिता है। पिंगली वेंकैया, ये नाम चर्चा में रहा, हालांकि लेटेस्ट वैसे नहीं है क्योंकि जो झंडे से संबंधित जो रूल वगैरह चेंज हुए 13 से 15 अगस्त तक जो हर घर तिरंगा अभियान चलाया गया तब इनका नाम आया क्योंकि भारत के राष्ट्रीय ध्वज की डिज़ाइन इन्होंने ही तैयार की थी। तो इनकी अभी 146वीं जयंती थी तो केंद्र सरकार ने इन पर एक डाक टिकट जारी की। अभी देखिए राकेश झुनझुनवाला, ये शेयर मार्केट के बहुत बड़े निवेशक और बिग बुल कहे जाते हैं और इनका निधन हो गया। भारत के वारेन बफेट कहे जाते हैं क्योंकि दुनिया में सबसे प्रसिद्ध है वारेन बफेट शेयर मार्केट ट्रेडिंग के लिए। तो राकेश झुनझुनवाला का निधन हो गया। हाल ही में इन्होंने एक एयरलाइंस भी लॉन्च की थी, आकाशा एयरलाइंस, तो अभी इनका निधन हो गया। अभी एक दूसरे आप देखेंगे कि साइरस मिस्त्री सितंबर के अंदर जो कि पलोनजी शापूरजी समूह के थे, उनका भी निधन हो गया, जो टाटा समूह के चेयरमैन भी रहे थे। तो वो भी इंपॉर्टेंट है उद्योगपतियों में, ये भी इंपॉर्टेंट है जिनकी अभी डेथ हो गई है। अभिजीत सेन ये एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं भारत के जिनका निधन हो गया है। ये खाद्यान्न की सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रबल समर्थक थे। पद्म भूषण से इनको पुरस्कार मिला हुआ था और 30 अगस्त को इनका निधन हो गया। तो अभिजीत सेन अर्थशास्त्री जिनके हाल ही में निधन हो गया। मिखाइल गोर्बाचोव, देखिए ये सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति थे और 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो 15 देश बन गए और उसका प्रतिनिधि आप मान सकते हैं रूस को, क्योंकि सबसे बड़ा वही बना। बाकी जो ये मध्य एशिया और वो यूरोप के टच वाले ये 15 देश टोटल बने। तो सोवियत संघ के विघटन जो पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्त की इनकी नीतियां थी, इतिहास के विद्यार्थी अच्छे से जानते हैं, पॉलिटी के विद्यार्थी जानते हैं। तो मिखाइल गोर्बाचोव थे वो अंतिम सोवियत संघ के राष्ट्रपति और उसके बाद में तो विघटन हो गया था। तो इनकी हाल ही में निधन हो गया है, बहुत इंपॉर्टेंट घटना है। पुरस्कार और सम्मान, यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 ये जर्मनी की पूर्व चांसलर एंजेला मर्केल को दिया गया है। काफ़ी लंबे समय तक जर्मनी की चांसलर रही है। क्यों दिया गया? जो शरणार्थियों को जर्मनी में आश्रय प्रदान करने के लिए उन्होंने प्रयास किए। दुनिया भर के जो भी जैसे सीरिया से आ रहे हो, इराक से आ रहे हो, अफगानिस्तान से आ रहे हो, उन शरणार्थियों को उन्होंने अपने देश में जगह दी,
इसके लिए उनको यूनेस्को शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब देखिए कीर्ति चक्र, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 3 कीर्ति चक्र और 13 शौर्य चक्र सहित विभिन्न वीरता पुरस्कारों की घोषणा की गई। अब ये सारे पुरस्कार याद नहीं रखे जा सकते, किताबों में तो देखो मंथली में 13 शौर्य पुरस्कार भी, शौर्य चक्र लिख दिया मैंने, चक्र ऐसे लिखा जाना चाहिए था, चक्र भी दिए गए, लेकिन इतने तो याद नहीं किए जा सकते। मैंने सिर्फ जो 3 कीर्ति चक्र हैं वही लिखे हैं। नायक देवेंद्र प्रताप सिंह, कांस्टेबल सुदीप सरकार और उप निरीक्षक पाओन्ती सेठ गुईते, बाद के दो हैं, इनको मरणोपरांत दिया गया है और ये अभी जीवित है, नायक देवेंद्र प्रताप सिंह। तो ये आप एक बार देख लें, कहीं पर काम आ जाए तो, लेकिन बहुत ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट तो मैं नहीं मान सकता इसको। खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी पर 15वां अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड अगस्त में जॉर्जिया में आयोजित हुआ। खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी पर भारत ने कुल 5 पदक इसमें जीते और पदक तालिका में भारत का स्थान रहा तीसरा। स्वर्ण पदक भारत की ओर से जीता राघव गोयल, साहिल अख्तर, मेहुल बोराद, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। अब देखिए पुरस्कार में बहुत कुछ है पूछने को, ये तो क्या पूछेंगे, अब वो कह नहीं सकते पूछ लें तो इसलिए मैंने हाईलाइट तो इसको नहीं किया, इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लगा ये। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 23 भाषाओं के साहित्यकारों को दिए जाने की घोषणा हुई है। एक के लिए बाद में होगी, किसके लिए, मराठी के लिए। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार, 2 पुरस्कार हैं, एक और है आगे इंपॉर्टेंट है साहित्य अकादमी का। हिंदी भाषा के लिए, अब देखिए 23 भाषाओं के हम नाम ये नहीं याद कर सकते, हमें चांस लेना पड़ता है कि भी जो इंपॉर्टेंट है वही याद करें। हिंदी भाषा के लिए भगवंत अनमोल को दिया गया, किसके लिए, उनका उपन्यास प्रमेय है उसके लिए। अंग्रेजी भाषा के लिए मिहिर वत्स को दिया गया, उनका यात्रा वृत्तांत है टेल्स ऑफ हजारीबाग, तो इसके लिए मिहिर वत्स को दिया गया। और राजस्थानी भाषा के लिए दिया गया आशीष पुरोहित को एनाण कविता संग्रह के लिए, ये नोहर हनुमानगढ़ के निवासी हैं। साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार, वो युवा पुरस्कार है, ये बाल साहित्य पुरस्कार है। बाल साहित्य से संबंधित जो जिन्होंने कोई कविता लिखी है, उपन्यास, कविता संग्रह लिखा है, उपन्यास लिखा है, कहानी संग्रह लिखा है, तो 22 भाषाओं के लिए घोषणा की गई। 2 भाषाओं के लिए, एक तो संथाली के लिए बाद में घोषणा होगी और पंजाबी के लिए इस वर्ष दिया नहीं जाएगा। तो हिंदी के लिए तो शमा शर्मा के कहानी संग्रह है, शमा शर्मा की चुनिंदा बाल कहानियाँ, इसी नाम से है उनकी किताब, उसके लिए। अंग्रेजी के लिए अर्शिया सत्तार को महाभारत फॉर चिल्ड्रन, इस किताब के लिए। और राजस्थानी भाषा के लिए माछल्यारा आंसू, यानी मछलियों के आंसू, विश्वामित्र दाधीच की ये किताब है। और इस कविता संग्रह के लिए उनको साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार दिया जाएगा। ये कोटा के निवासी हैं, वो हनुमानगढ़ के थे, ये कोटा के हैं। ये जो दोनों ही प्रकार के पुरस्कार हैं, इनमें ताम्रपत्र के साथ साथ 50-50 हज़ार रुपये की राशि दी जाती है। डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार, ये उड़िया लेखिका डॉक्टर प्रतिभा रे को दिया गया है, उड़ीसा की हैं और उड़िया भाषा में लिखती हैं। डॉक्टर प्रतिभा को 2022 में पद्म भूषण से भी पुरस्कृत किया गया था, 2022 में ही, और इनको अभी डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार दिया गया है। दलाई लामा को लद्दाख का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है। तिब्बत में रहते हैं दलाई लामा और लद्दाख का सर्वोच्च नागरिक सम्मान इन्हें दिया गया है। शशि थरूर कांग्रेस नेता हैं, तिरुवनंतपुरम से सांसद हैं, इनको फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द लीजन ऑफ ऑनर, वैसे फ्रेंच में तो दूसरा नाम है उसका, वो मैंने नहीं लिखा, द लीजन ऑफ ऑनर, इससे सम्मानित किया गया है शशि थरूर को। खेल खिलाड़ी, 22वें राष्ट्रमंडल खेल, अब ये मुझे लगता है कि इसमें से क्वेश्चन आने की सबसे ज़्यादा संभावना है यदि हम गेम्स की बात करें तो। इसमें मैंने काफ़ी सारी बातें लिखी हैं, मुश्किल है इतना याद करना, लेकिन फिर भी आप पढ़ने का प्रयास करना। 28 जुलाई से 8 अगस्त को बर्मिंघम इंग्लैंड में ये आयोजित हुए। इंग्लैंड के कौन से शहर में? बर्मिंघम में। उद्घाटन हुआ इसका बर्मिंघम के अलेक्जेंडर स्टेडियम में। तीसरी बार इंग्लैंड में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन हुआ है, 22वें राष्ट्रमंडल खेल हैं। 72 देशों के 5054 खिलाड़ियों ने 20 खेलों में भाग लिया। अब 20 खेलों की कुल स्पर्धाएं थी 280। देखिए एक खेल हो गया तैराकी, अब तैराकी में अलग अलग है, कोई 100 मीटर बैक स्ट्रोक है, कोई बटरफ्लाई है, इस प्रकार से। तो टोटल 280 स्वर्ण पदक। देखिए 280 स्पर्धाएं हैं तो हर स्पर्धा का 1 स्वर्ण पदक हो गया, तो 280 स्वर्ण पदक दांव पर थे। अब इनमें से किसने ज़्यादा जीते वो अभी नीचे हम देख लेंगे। इन खेलों का शुभंकर था पेरी। अभी शायद ये जो आपका लाइब्रेरियन वाला हुआ उसमें ये क्वेश्चन आ गया था। उद्घाटन समारोह में खिलाड़ियों की ओर से शपथ इंग्लैंड के नेटबॉल खिलाड़ी गेवा मेंटर ने ली, मतलब एक कंबाइंड जो शपथ लेते हैं जिसके पीछे पीछे सब बोलते हैं, तो वो गेवा मेंटर इंग्लैंड के नेटबॉल खिलाड़ी हैं, उन्होंने ली थी। असम के नीलोत्पल बोरा का गाना शाबाश, जादूगर फिल्म का ये गाना है शाबाश, ये भारतीय खिलाड़ियों का थीम सॉन्ग था। 23वें कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ पर आयोजित होंगे? विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में, विक्टोरिया प्रांत में ऑस्ट्रेलिया में 2026 में, 4 साल बाद में।
पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा ऑस्ट्रेलिया, उसने कुल पदक जीते 178, उसमें से स्वर्ण थे 67। अब देखिए रजत और कांस्य तक तो याद नहीं रखा जा सकता, भले ही पूछ ले मैं नहीं लिख सकता। तो 67 स्वर्ण सहित टोटल पदक जीते ऑस्ट्रेलिया ने 178, तो पहले स्थान पर रहा। दूसरे, तीसरे और चौथे नंबर पर रहा इंग्लैंड, कनाडा और भारत। तो क्रम पूछा जा सकता है, पहले नंबर पर ऑस्ट्रेलिया, दूसरे पे इंग्लैंड, तीसरे पे कनाडा और चौथे पे भारत। भारत ने जीते 22 स्वर्ण पदक, 16 रजत पदक और 23 कांस्य पदक, टोटल पदक जीते 61, टोटल 61 याद रखना जरूर। स्वर्ण जीते 22, बहुत इंपॉर्टेंट। 24 साल बाद राष्ट्रमंडल खेलों में क्रिकेट को शामिल किया गया है। अभी पिछले कई सालों से क्रिकेट उसमें नहीं था, महिला क्रिकेट को शामिल किया गया है। T20 फॉर्मेट में आयोजित हुआ और फाइनल मुकाबले में भारत पहुंचा और ऑस्ट्रेलिया से हार गया। तो भारत की जो महिला टीम है उसको रजत पदक प्राप्त हुआ इसमें और ऑस्ट्रेलिया को स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ। इसके अलावा जो नए खेल इस बार शामिल किए गए वो थे वॉलीबॉल और पैरा टेबल टेनिस। शूटिंग इस बार शामिल नहीं किया गया, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। भारत के तो सबसे ज़्यादा पदक शूटिंग में ही आते रहे हैं। भारत के 215 खिलाड़ियों सहित 322 सदस्यीय दल, कोई कोचिंग स्टाफ है, सहायक है, उनको मिलाकर तो 215 खिलाड़ी और 322 लोग शामिल हुए। राजेश भंडारी ये भारतीय दल के प्रमुख थे। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के उपाध्यक्ष हैं राजेश भंडारी, ये भारतीय दल के प्रमुख थे। अब देखिए बहुत सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, किसने उद्घाटन सेरेमनी में झंडा पकड़ा, किसने वो जो समापन समारोह में झंडा पकड़ा। पीवी सिंधु बैडमिंटन खिलाड़ी और मनप्रीत सिंह भारत की हॉकी टीम के पुरुष टीम के कप्तान, इन्होंने उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का झंडा उठाकर जो आगे चलते हैं ध्वजवाहक थे। जबकि निखत जरीन बॉक्सर और अंचिता शरत कमल ये टेबल टेनिस के खिलाड़ी ये समापन समारोह में ध्वजवाहक थे। तो प्रश्न वैसे भी पूछ लिए जाते हैं कि सुमेलित कीजिए, जैसे पिछले फर्स्ट ग्रेड में आया था कि जो खिलाड़ी हैं वो किन खेलों से संबंधित हैं। तो अंचिता शरत कमल टेबल टेनिस है, निखत जरीन बॉक्सर है, स्वर्ण पदक विजेता, काफ़ी चर्चा में भी रही हैं। पीवी सिंधु बैडमिंटन की, मनप्रीत सिंह हॉकी के। भारत की सबसे कम उम्र के खिलाड़ी जो इसमें शामिल हुई अनहत सिंह स्क्वैश की, 14 साल। भारत के लिए पहला पदक जीता संकेत सरगर ने भारोत्तोलन में, वजन उठाने में रजत पदक जीता और पहला पदक भारत का यही था प्रतिस्पर्धा में। और पहला गोल्ड जीता भारत की ओर से मीराबाई चानू ने, ये भी भारोत्तोलन में थी क्योंकि इसकी प्रतियोगिता पहले थी। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने रजत पदक जीता, भारत की महिला क्रिकेट टीम ने रजत पदक जीता। तो पुरुष हॉकी टीम के कप्तान थे मनप्रीत सिंह, और दोनों में ही आप देखेंगे जो हॉकी वाला मैच है भारत की पुरुष टीम का और भारत की महिला क्रिकेट टीम का, उसमें भारत ऑस्ट्रेलिया से हारा है फाइनल में। महिला हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता और महिला हॉकी में स्वर्ण पदक विजेता है वो इंग्लैंड की टीम थी। भारत की हॉकी टीम की कप्तान सविता पुनिया थी, महिला हॉकी टीम की पुरुष टीम के मनप्रीत सिंह। प्रियंका गोस्वामी और क्रिकेट टीम की आपके जो क्या नाम है, मैं नाम भूल रहा हूँ उनका ना, पंजाब से हैं जो, मैं इसमें लिख दूंगा है ना, पंजाब से हैं वो, मैं नाम भूल रहा हूँ, हरमनप्रीत कौर, भारत की टीम की कप्तान मेरे को याद आ गया, हरमनप्रीत कौर हैं। तो प्रियंका गोस्वामी रेस वॉक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी, जो पैदल चाल वाली होती है प्रतियोगिता, रजत पदक जीता। तो रेस वॉक में भारत को पहली बार कोई मेडल यहाँ पर मिला है। लॉन्ग जंप में पहली बार मेडल मिला है, इसमें कांस्य पदक जीता तेजस्विन शंकर ने। लॉन्ग जंप में पदक जीतने वाले पहले भारतीय, इनको ब्रॉन्ज मेडल मिला। भारत ने सबसे ज़्यादा पदक जीते कुश्ती में, जिसमें 6 गोल्ड थे, 1 रजत था और 5 कांस्य थे। इतना तो जरूरत नहीं है, 6 गोल्ड थे, मतलब टोटल 12 थे। अब कुश्ती में 6 गोल्ड किस किस ने जीते? बजरंग पूनिया 65 किलोग्राम, साक्षी मलिक 62 किलोग्राम, दीपक पूनिया 86 किलोग्राम, रवि कुमार दहिया 57 किलोग्राम, नवीन मलिक 74 किलोग्राम, विनेश फोगाट 53 किलोग्राम। सभी हरियाणा के हैं ये सारे के सारे कुश्ती वाले। अब देखिए इनका किलोग्राम वगैरह तो नहीं याद रखा जा सकता, लेकिन ये जो नाम है वो कम से कम आप याद रखें कि कुश्ती से संबंधित कौन से खिलाड़ी हैं। क्वेश्चन आ जाता है अभी ये इसमें से कौन सा, किसने कुश्ती में गोल्ड नहीं जीता, तो उसमें साथ में एक कोई बैडमिंटन वाला या एथलेटिक बक्सा वाला या कोई और घुसा देते हैं। भारोत्तोलन में वजन उठाने में 3 स्वर्ण पदक मिले, मीराबाई चानू मणिपुर से, जेरेमी लालरिनुंगा मिजोरम से और अंचिता शेवली पश्चिम बंगाल से। बॉक्सिंग में भी 3 गोल्ड मिले, निखत जरीन ने जीता, ये तेलंगाना की है, 50 किलोग्राम में जीता इन्होंने। नीतू घनघस हरियाणा की, इन्होंने जीता है। और अमित पंघाल, ये देखिए अमित पंघाल तो पुरुष का नाम है, आगे मैं एक और नाम दूसरी प्रतियोगिता में बताऊंगा, अलग से नीचे आएगा खेलों में ही, वो अंतिम पंघाल वो लड़की है और अमित पंघाल लड़का है। ये हरियाणा के बॉक्सर, इन्होंने भी गोल्ड जीता। बैडमिंटन में 3 गोल्ड, लक्ष्य सेन उत्तराखंड में, बहुत इंपॉर्टेंट है लक्ष्य सेन का, आपको कहीं भी प्रश्न मिले जरूर पढ़ना, इंपॉर्टेंट है। और ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप में भी फाइनल में ये पहुंच गए थे, काफ़ी कम उम्र के हैं। तो बैडमिंटन में 3 गोल्ड मिले,
मेंस सिंगल यानी पुरुष एकल में जीते लक्ष्य सेन, महिला एकल में जीती पीवी सिंधु, और एक मेंस डबल्स यानी पुरुष डबल में सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी, यानी सात्विक और चिराग इन दोनों ने मिलकर एक स्वर्ण जीता। अब देखिए, आप जो मंथली मैगजीन पढ़ते हैं आप सोच रहे हैं कि ये ज़्यादा है, आप मंथली मैगजीन में देखोगे तो उसमें तो बहुत भी ज़्यादा रहता है। वो तो उन्होंने तो सारी ही सूची वो डाल देते हैं, किसने रजत जीता, किसने कांस्य जीता। अब देखिए, प्रश्न का तो क्या है कि पूछने वाले का दिमाग ऐसा हो कि वो कुछ भी पूछ ले, लेकिन हमें ध्यान रखना होता है कि बहुत ज़्यादा हमें डिटेलिंग नहीं जानी होती। मैं तो ये मानता हूँ कि इसमें भी डिटेल ज़्यादा है। एथलेटिक्स में 1 गोल्ड मिला और 4 आप सिल्वर मेडल और 3 ब्रॉन्ज मेडल। एकमात्र जो स्वर्ण पदक जीता वो ट्रिपल जंपर एल्डोस पोल, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रिपल जंपर एल्डोस पोल ने एथलेटिक्स में भारत की ओर से एकमात्र पदक आया। एथलेटिक्स में भारत ने पदक जीते 8। टेबल टेनिस में 4 गोल्ड, इसमें तमिलनाडु के शरत कमल मेंस सिंगल में यानी पुरुष एकल में, श्रीजी अकुला और शरत कमल ये मिक्स्ड डबल्स, भारतीय पुरुषों की टीम ने, और ये भाविना पटेल, ये देखिए इतने सारे नाम तो याद नहीं रख सकते। ये शरत कमल काफ़ी चर्चा में रहते हैं तो इसका, और इन्होंने अकेले ने खिताब जीता है तो ये आप यहाँ पर याद रख सकते हैं। लॉन बॉल्स ये एक अलग प्रकार का खेल है, जैसे मेरा तो देखा हुआ ही नहीं है। इसमें स्वर्ण पदक जीता है भारत की महिला टीम ने। लॉन बॉल्स एक खेल है। पैरा पावर लिफ्टिंग में 1 गोल्ड जीता हरियाणा के सुधीर ने। 44वां शतरंज ओलंपियाड चेन्नई में आयोजित हुआ। कब? 28 जुलाई से 9 अगस्त के बीच में। इसका उद्घाटन और समापन समारोह चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित हुआ। इसका शुभंकर था थम्बी। देखिए, शुभंकर आप पढ़ लिया कीजिए, काफ़ी बार पूछे जाते हैं। तो इसका शुभंकर था थम्बी, जिसका अर्थ होता है छोटा भाई। ओपन सेक्शन में स्वर्ण पदक जीतने वाला देश था उज्बेकिस्तान, और महिला सेक्शन में स्वर्ण पदक जीतने वाला देश था यूक्रेन। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी रहा ओपन डेविड होवेल इंग्लैंड का, और महिला खिलाड़ियों में ओलिविया कोइलबासा पोलैंड की। फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप, ये देखिए कतर में आयोजित होगा। मैं बार बार इसका प्रश्न देता हूँ, इसकी डेट में बदलाव हुआ है। 21 नवंबर की बजाय भी 20 तारीख से ही शुरू हो जाएगा। कतर में, अरब प्रायद्वीप का देश है कतर, वहाँ पर आयोजित होगा 2022 का फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप, ये देखिए भारत में आयोजित होने वाला था, बीच में विवाद हो गया क्योंकि भारतीय फुटबॉल महासंघ को प्रतिबंधित कर दिया फीफा ने। फुटबॉल की सबसे बड़ी संस्था है विश्व में फीफा, मेन संस्था है, जैसे क्रिकेट की आईसीसी है। तो फीफा ने प्रतिबंध लगा दिया, तो ये खतरे में आ गया कि भारत में आयोजन नहीं होगा, लेकिन बाद में मामला सुलझा लिया गया और अंडर 17 फीफा महिला वर्ल्ड कप भारत में ही आयोजित होगा 11 से 30 अक्टूबर को। ठीक है। अंडर 20 सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप, ये भुवनेश्वर में फाइनल टूर्नामेंट हुआ। इसमें भारत ने बांग्लादेश को हराकर खिताब जीता। सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप अंडर 20 भारत ने जीती है। महिला यूरो कप फाइनल, यूरो कप फुटबॉल से संबंधित है, यूरो जोन के जो भी देश हैं उनके बीच में होता है। तो महिला यूरो कप का फाइनल इंग्लैंड की महिला टीम ने जर्मनी को 2-1 से हराया। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन नहीं है। रोरी मैकइलरॉय, अब देखिए आप गोल्फ नहीं देखते तो आपको रोरी मैकइलरॉय बिल्कुल मतलब सामान्य सा नाम लगेगा। यदि कोई गोल्फ को जानता है तो उसको पता है कि रोरी मैकइलरॉय बहुत बड़ा नाम है गोल्फ के अंदर। या तो टाइगर वुड्स हुआ करते थे किसी समय में, या अब रोरी मैकइलरॉय हैं। तो उत्तरी आयरलैंड के गोल्फर हैं जिन्होंने तीसरी बार फेडेक्स कप जीता है और दुनिया के पहले ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि फेडेक्स कप 3 बार जीत चुके हैं। तो रोरी मैकइलरॉय उत्तरी आयरलैंड के हैं। फर्नांडो अलोंसो, 2 बार के फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियन फर्नांडो अलोंसो अगले साल एस्टन मार्टिन जो कार कंपनी है उसकी ओर से उतरेंगे। उन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा करने वाले सेबेस्टियन वेटल का स्थान लिया है। तो सेबेस्टियन वेटल कई बार चैंपियन रह चुके हैं और एस्टन मार्टिन की कारें दौड़ाते थे ये फार्मूला 1 में। उनके स्थान पर अब ड्राइवर होंगे फर्नांडो अलोंसो। कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। झूलन गोस्वामी, भारतीय महिला क्रिकेट टीम की तेज गेंदबाज झूलन गोस्वामी ने 24 सितंबर को इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले मैच के बाद संन्यास लेने का फैसला किया है। 24 सितंबर को अपना अंतिम मुकाबला खेलेंगी इंग्लैंड के खिलाफ। झूलन गोस्वामी लंबे कद की तेज गेंदबाज हैं, काफ़ी समय से भारतीय क्रिकेट टीम के साथ जुड़ी हुई हैं। इसके अलावा मिताली राज ने संन्यास लिया था रिसेंटली, वो भी आपको याद रखना है, जोधपुर से संबंधित थी। वो भारतीय महिला टीम की कप्तान है, दुनिया में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली महिला हैं। तो ये 2 महिला खिलाड़ियों की कम से कम आप जानकारी रखें। विश्वनाथन आनंद, शतरंज खेल की वैश्विक संस्था फिडे, जैसे फुटबॉल की फीफा है, क्रिकेट की आईसीसी है, वैसे ही शतरंज की है फिडे। तो उसके उपाध्यक्ष वाइस प्रेसिडेंट बनाए गए हैं विश्वनाथन आनंद। सुनील छेत्री, अब भारत की फुटबॉल टीम का जब भी आप नाम सुनेंगे आपको इतिहास में 2 नाम जरूर मिलेंगे, बाईचुंग भूटिया और सुनील छेत्री। बाईचुंग भूटिया रिटायर नहीं हुए तब तक वो भारत के कप्तान रहे, खूब लाइमलाइट में रहे, और अभी सुनील छेत्री हैं।
तो अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने इनको सर्वश्रेष्ठ भारतीय फुटबॉलर का पुरस्कार देने की घोषणा की है और 7वीं बार इनको ये पुरस्कार मिला है। सुनील छेत्री भारतीय फुटबॉलर हैं। मनीषा कल्याण, इनको ये महिलाओं में इनको मिला है और सर्वश्रेष्ठ भारतीय महिला फुटबॉलर का पुरस्कार मिला है। और ये इसलिए भी इनका अभी एक न्यूज़ आई थी कि यूरोपीय क्लब टूर्नामेंट में महिला चैंपियंस लीग में पहली बार ये खेल रही हैं। अब भारत की ओर से ये चौथी महिला है जो इस खेलों में आज तक इतिहास में करार किया है। तो चैंपियंस लीग फुटबॉल टूर्नामेंट यूरोपीय क्लब टूर्नामेंट है फुटबॉल से संबंधित, उसमें खेलेंगी मनीषा कल्याण। नीरज चोपड़ा, अभी देखिए नीरज चोपड़ा इतने इंपॉर्टेंट हो चुके हैं कि इनका हर महीने वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जीत लेते हैं और हमें यहाँ प्रश्न बनाना पड़ता है। लुसाने, अब देखिए वो वैसे तो अच्छी बात है देश के लिए, लेकिन थोड़ा सा जीके में दिक्कत आती है। लुसाने स्विट्जरलैंड में 89.08 मीटर थ्रो फेंकर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। अभी इनका ओलंपिक वाला तो थोड़ा सा आप याद रख ही लेना खास तौर से। लुसाने स्विट्जरलैंड में हुआ अभी एक, और इससे पहले पिछले वाले महीने में भी एक इवेंट हुआ, वहाँ भी इन्होंने जीता कुछ रजत वगैरह। वी प्रणव, ये तमिलनाडु निवासी प्रणव भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। अभी ये ग्रैंड मास्टर भी ये खा लिया इन्होंने, हर महीने कोई ना कोई बन जाता है। अभी मैंने कल ही पढ़ रहा था 76वां भी बन गया कोई, लिख देंगे सितंबर के नोट्स में दे देंगे। तो 75वें वी प्रणव है, अभी 76वें आ गए, तब किसको इंपॉर्टेंट माने, पढ़ लिया करो थोड़ा बहुत। अंतिम पंघाल, मैंने बताया ना अमित पंघाल जो जीता वो लड़का बॉक्सिंग के अंदर गोल्ड मेडल उसमें आपके राष्ट्रमंडल खेलों में। ये अंतिम पंघाल है, महिला खिलाड़ी है, भारतीय महिला पहलवान जिन्होंने बुल्गारिया में आयोजित अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। अंतिम पंघाल। मोहम्मद अजहर, दिल्ली के बॉक्सर जिन्होंने वर्ल्ड बॉक्सिंग काउंसिल का खिताब जीता है। इंडिया में ये कोई इवेंट आयोजित हुआ था, मोहम्मद अजहर ने जीती वो बॉक्सिंग प्रतियोगिता, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। लिंथोई चानम्बाम मणिपुर की है ये, और बोस्निया हर्जेगोविना एक देश है यूरोप में, वहाँ आयोजित विश्व कैडेट जूडो चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। अब देखिए जूडो वगैरह को हम इतना इंपॉर्टेंट नहीं मानते, तो हमें लगता है कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसलिए मैंने भी इसको नहीं हाईलाइट किया। देख लेना एक बार लिंथोई चानम्बाम। अब क्या बताएं तो इसमें से क्या इंपॉर्टेंट माने, कितना न्यूज़ हो जाता है हर महीने। ऋषभ पंत हैं, इनको उत्तराखंड राज्य का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया है, भारत के विकेट कीपर हैं। अब आईसीसी पहले साल में अवार्ड देती थी, अब हर महीने देने लग गई है ये। तो ये अगस्त माह में कई दिनों से दे रही है, लेकिन हर महीने क्वेश्चन तो हो ही जाता है फालतू का। तो आईसीसी ने अगस्त माह में सर्वश्रेष्ठ महिला और पुरुष खिलाड़ी घोषित किया है। पुरुष खिलाड़ी तो प्रभात जयसूर्या, अभी सितंबर का और आ जाएगा फिर ये, और एमा लेम्ब इंग्लैंड की। केरन पोलार्ड ये 600 T20 खेलने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बने हैं जिन्होंने इतने मैच खेले हैं। फिर उसके बाद में है अर्नोल्ड जेरोल्ड, ये फ्रेंच ड्राइवर हैं जिन्होंने 120 मीटर गहराई तक पानी में डाइविंग करके, और रिकॉर्ड डाइवर हैं गोता लगाने वाले, तो इन्होंने रिकॉर्ड बनाया। अब ये सारे इतने कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बस सरसरी तौर पर देख लेना। एनेमिक वॉन ब्लूटेन ओलंपिक और वर्ल्ड चैंपियन साइकिलिस्ट हैं जिन्होंने अभी महिला टूर डी फ्रांस का खिताब जीता है। फेबियो जैकबसन नीदरलैंड के साइकिलिस्ट हैं जिन्होंने यूरोपियन साइकिलिंग रोड रेस का खिताब जीता है। सिमोना हालेप स्पेन की टेनिस खिलाड़ी है, टोरंटो ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब। अब टोरंटो ओपन का तो प्रश्न पूछा जाना गलत ही है यदि कोई पूछता भी है तो, क्योंकि अभी यूएस ओपन हो गया है, उसमें बहुत सारे प्रश्न है कोई पूछे तो यूएस ओपन वाला जरूर देख के जाना, अभी सितंबर में जो हुआ है। करीम बेंजेमा ये, और यूरोपीय फुटबॉल महासंघ ने इनको वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉल खिलाड़ी का पुरस्कार दिया। ये यूरोपियन का है, वो फीफा वाला नहीं है। एलेक्सिया पुटेलेस ये महिला में हो गई, महिला फुटबॉल खिलाड़ी, यूरोपियन फुटबॉल महासंघ ने सर्वश्रेष्ठ इसको घोषित किया है। रूपल चौधरी ये भारतीय धावक हैं, 17 साल की रूपल ने कोलंबिया में चल रहे जूनियर एथलेटिक्स में 2 पदक जीते हैं। अब ये रिले कितने में जीता है कोई जरूरी नहीं है, एक रजत है और एक कांस्य है। इंपॉर्टेंट, मैं इनको इंपॉर्टेंट नहीं मानता, पूछने को तो पूछ लो। फिर पुस्तकें और लेखक, इस महीने की मुझे पुस्तकें भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगी, बस आप देखना चाहें तो द हीरो ऑफ द टाइगर हिल कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव की है। इंकलाब जिंदाबाद ये ग्राफिक बायोग्राफी ऑफ भगत सिंह, इकरूप सिंधु की। अब ये भगत सिंह से संबंधित है तो थोड़ा पढ़ लेना, इकरूप सिंधु की। शिवाजी इंडियाज ग्रेट वॉरियर किंग ये वैभव पुरंदरे की किताब है। अस्मिता का संघर्ष ये शशि थरूर की किताब, हिंदी में अनुवाद होकर आई है कोई, ये देख लेना। ए न्यू इंडिया सेलेक्टेड राइटिंग 2014 से 19 अरुण जेटली के लेखों पर ये कोई किताब है, संकलन करके प्रकाशित की गई है। द लाइट वी कैरी मिशेल ओबामा की आने वाली किताब है ये, बराक ओबामा जो राष्ट्रपति थे डोनाल्ड ट्रंप से पहले, उनकी पत्नी है मिशेल ओबामा, उनकी किताब है द लाइट वी कैरी। चैलेंज टू ए लिबरल पॉलिटी ह्यूमन राइट्स सिटीजनशिप एंड आइडेंटिटी ये मोहम्मद हामिद अंसारी की, ये मैंने इसलिए लिख दी, भारत के उपराष्ट्रपति रह चुके हैं और इसलिए इनकी किताब मैंने लिख दी है, चैलेंज टू ए लिबरल पॉलिटी ह्यूमन राइट्स सिटीजनशिप एंड आइडेंटिटी। तो ये कुछ बातें थी इसके अंदर। अभी राजस्थान से संबंधित कुछ बातें हैं, वीडियो तो वैसे काफ़ी बड़ा हो गया है,
आज़ादी का अमृत महोत्सव 12 अगस्त को संपूर्ण राजस्थान में 10:15 पर 1 करोड़ बच्चों ने 6 देशभक्ति गीत गाए। तो ये आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया गया 12 अगस्त को, पूरे राजस्थान में ये इवेंट हुआ। स्कूलों में गीत गवाए गए। ये वंदे मातरम, सारे जहां से अच्छा, आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं, झंडा ऊंचा रहे हमारा, हम होंगे कामयाब, जनगण मन, ये 6 गीत गाए गए। अब देखिए आरपीएससी में तो इस प्रकार के क्वेश्चन मेरे हिसाब से नहीं पूछे जाते, अब पूछ लें तो उनका कुछ कहा नहीं जा सकता है। बाकी जो अधीनस्थ बोर्ड वाले हैं वो तो कभी कुछ भी पूछ लेते हैं। G20 की पहली शेरपा बैठक, क्योंकि G20 का मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था 2023 में भारत में सम्मेलन होगा, तो इसके लिए शेरपा छत्रों का आयोजित होने वाला है, जो एक एक शेरपा नियुक्त होते हैं हर देश के। ये दिसंबर में उदयपुर में होने की संभावना है, पहली शेरपा बैठक। तो ये आप इसमें याद रखें। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम को 5 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं। केरल में अगस्त में आयोजित एसोसिएशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी ऑफ स्टेट्स के केरल में आयोजित 8वें फाउंडेशन दिवस समारोह में केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री भगवंत खुबा ने ये पुरस्कार दिए हैं। तो राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम को 5 पुरस्कार मिले हैं। बाकी डिटेल्स तो याद रखने योग्य नहीं है। बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना, ये इंपॉर्टेंट है। प्रदेश में बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना लागू की गई है, जिसके तहत 36,300 छात्राओं के शुल्क का पुनर्भरण होगा, यानी इनकी फीस लौटाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने पुनर्भरण के लिए 14.83 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। राजस्थान में लंपी की रोकथाम के लिए पशुधन निःशुल्क आरोग्य योजना के तहत 30 करोड़ रुपए की मंजूरी मुख्यमंत्री द्वारा प्रदान की गई है। अभी देखिए जो आपका लाइब्रेरियन का एग्ज़ाम हुआ, उसमें जो 11 स्टेडियम के लिए कितनी राशि स्वीकृत की गई, अलग अलग जिलों में 11 स्टेडियम बनाए जाएंगे, उसके लिए कितनी राशि स्वीकृत की गई, वो क्वेश्चन भी पूछ लिया गया। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, तो स्कूलों में जो दूध पिलाने वाली योजना है, इसमें मिल्क पाउडर की माध्यम से अब की बार शुरू करनी थी। मिल्क पाउडर मिल नहीं रहा तो ये लेट हो गई, तो अब अक्टूबर से शुरू करने की बात है, पहले 15 अगस्त से होने वाली थी। अम्मा कार्यक्रम, महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से संचालित ये कार्यक्रम है और आंगनबाड़ी केंद्रों के द्वारा घर घर बच्चों की स्क्रीनिंग कर कुपोषित बच्चों की पहचान, आंगनबाड़ी केंद्रों के द्वारा कुपोषित बच्चों की पहचान के लिए अम्मा कार्यक्रम चलाया जा रहा है, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा। 12वीं तक छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा आरटीई के तहत, अब देखिए ये जो 9 से 12 है इसमें लागू हुआ है, तो ये तो निजी स्कूल में पढ़ने वाली छात्राओं के फीस का पुनर्भरण राज्य सरकार करेगी। इसे इंदिरा शक्ति फीस पुनर्भरण योजना नाम दिया जाएगा। फिक्स नहीं था क्या नाम दिया जाएगा, ऐसा ही मैंने पढ़ा है। 9 से 12 तक जो प्राइवेट स्कूलों में छात्राएं पढ़ती हैं उनकी फीस का पुनर्भरण आरटीई के तहत, राइट टू एजुकेशन के तहत। मारे गाँव टीबी न पसारे पाँव, केंद्र सरकार के 2025 तक टीबी मुक्त भारत और राज्य सरकार के टीबी मुक्त राजस्थान अभियान के तहत अब राजस्थान गांवों पर ध्यान केंद्रित कर रही है राजस्थान सरकार। तो 15 अगस्त से राज्य में यह अभियान शुरू होगा, मारे गांव टीबी न पसारे पाँव, और 24 अप्रैल 2023 यानी राष्ट्रीय पंचायती दिवस तक चलेगा। मुख्यमंत्री हमारी जिम्मेदारी योजना, दिव्यांग, बुजुर्ग, विधवा और सिलिकोसिस पीड़ित व्यक्तियों के पेंशन, जाति, मूल निवास, पालनहार, इस प्रकार के जो 10 काम हैं, ये ई मित्र संचालक उनके घर पर जाकर ही पूरे करेंगे, यदि उनको ई मित्र पर आने की आवश्यकता नहीं है। मुख्यमंत्री हमारी जिम्मेदारी योजना। आरकेट, यूजी और पीजी के विद्यार्थियों के लिए राजीव गांधी एडवांस टेक्नोलॉजी सेंटर का उद्घाटन जयपुर में किया गया। इसकी घोषणा 2021-22 के बजट में की गई थी, 22-23 में नहीं, 21-22 में, इससे भी पहले वाले में। राजस्थान महिला निधि, 26 अगस्त को महिला समानता दिवस के अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में राजस्थान महिला निधि का लोकार्पण मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा किया गया। और तेलंगाना के बाद राजस्थान दूसरा ऐसा स्टेट है जिसमें महिला निधि की स्थापना की गई है। पहला तेलंगाना, दूसरा राजस्थान। जैसलमेर का 867वां स्थापना दिवस 9 अगस्त को मनाया गया है। पीछे एक मनाया गया था जोधपुर का, और वो एक परीक्षा में राजस्थान में पूछा भी गया था। तो जैसलमेर का 867वां स्थापना दिवस 9 अगस्त को मनाया गया। वैसे तो फर्स्ट ग्रेड में संभावना कम है, सेकंड ग्रेड रीट वगैरह में पूछे जा सकते हैं ये। 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड एवं जम्बूरी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी ना कभी किसी न किसी एग्जाम में निश्चित रूप से पूछा जाएगा। 4 से 10 जनवरी को रोहट पाली में आयोजित की जाएगी। मैंने 2-3 बार दे दिया ये क्वेश्चन। 66 साल बाद राजस्थान को इसकी मेजबानी मिली है स्काउट गाइड की, और जम्बूरी, स्काउट गाइड और जम्बूरी बोलते हैं इसको। तो राज्य सरकार ने इसके लिए 24.70 करोड़ के बजट का प्रावधान किया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर सेमिनार ये आयोजित होगी महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय में। इसमें देश विदेश के 121 दार्शनिक शामिल होंगे 18 से 19 दिसंबर को। गांधी फिल्म का प्रदर्शन, रिचर्ड एटनबरो ये डायरेक्टर हैं, उनके द्वारा 1982 में ये निर्देशित की गई थी फिल्म, जिसको ऑस्कर अवार्ड मिला था।
तो ये राज्य भर में निःशुल्क इसको प्रदर्शित किया गया थिएटर्स के अंदर, स्कूलों में भी इस फिल्म को दर्शाया गया। इसमें जो गांधी जी की भूमिका निभाने वाले थे वो थे बेन किंग्सले, इंग्लैंड के हैं और उन्होंने ये भूमिका निभाई थी गांधी जी की। धौलपुर टाइगर रिजर्व, केंद्र सरकार की बांधबरेठा टाइगर रिजर्व को बनाने के लिए भेजे गए प्रस्ताव में बदलाव करते हुए अब इसे धौलपुर टाइगर रिजर्व का नाम दिया गया है। बांधबरेठा टाइगर रिजर्व के स्थान पर नाम कर दिया धौलपुर टाइगर रिजर्व। मानगढ़ पहाड़ी बांसवाड़ा, राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण द्वारा इसे राष्ट्रीय स्मारक के रूप में नामित करने की घोषणा की गई है। मानगढ़ पहाड़ी राष्ट्रीय स्मारक घोषित। वीर दुर्गादास की प्रतिमा का अनावरण राजनाथ सिंह ने किया सलवा कलां जोधपुर में, और दुर्गादास राठौड़ की 385वीं जयंती के अवसर पर ये एक प्रतिमा का अनावरण किया गया रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा। जोधपुर रेलवे स्टेशन का होगा कायापलट, यानी नए तरीके से इसको बनाया जा रहा है और केंद्रीय रेल मंत्रालय ने इसके लिए 500 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। सुनीता गुलाटी और दुर्गाराम मुवाल, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि जो अभी राष्ट्रपति द्वारा सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों के पुरस्कार देने की जो घोषणा हुई है उसमें राजस्थान के 2 शिक्षक शामिल हैं। एक तो सुनीता गुलाटी हैं और ये बीकानेर में मूक बधिर बच्चों के लिए स्पेशल टीचर हैं, और दुर्गाराम मुवाल हैं वो भी उदयपुर में सरकारी शिक्षक हैं। और दुर्गाराम मुवाल ने क्या किया था, 400 बच्चों को बाल श्रम से मुक्त करवाया। तो इसके लिए सुनीता गुलाटी और दुर्गाराम मुवाल को राष्ट्रपति पुरस्कार मिलेगा। मधुकर गुप्ता, ये राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त बने हैं। ये PS मेहरा का स्थान लेंगे। तो राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग के अभी निर्वाचन आयुक्त कौन है राजस्थान में, मधुकर गुप्ता। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। वे 65 वर्ष की आयु तक यानी 2025 तक पद पर रहेंगे। बहुत अच्छे, लंबे समय तक ये प्रश्न याद नहीं करना पड़ेगा। स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2021-22, इसमें केंद्र सरकार द्वारा जितने विद्यालयों का चयन किया गया उसमें से 26 राजस्थान के थे। विभिन्न संस्थानों के अध्यक्ष देखे, ये मैं मानता हूं कि हो सकता है फर्स्ट ग्रेड में न पूछा जाए, बाकी इनमें से कोई ना कोई प्रश्न सेकंड ग्रेड या रीट में जरूर पूछा जाएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट संस्थान है। राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर, इसके अध्यक्ष बने हैं डॉक्टर दुलाराम सहारण। पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी जयपुर, इसके इकराम राजस्थानी। राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृति अकादमी बीकानेर के अध्यक्ष बनाए गए हैं शिवराम छंगाणी। राजस्थान संस्कृत अकादमी जयपुर के डॉक्टर सरोज कोचर को, राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी के जयपुर में है डॉक्टर रामकृष्ण शर्मा को बनाया गया है अध्यक्ष। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी जोधपुर का, इसको बनाया गया है बिनाका मालू को। राजस्थान उर्दू अकादमी जयपुर में है डॉक्टर हुसैन रजा खान को बनाया गया है। राजस्थान ललित कला अकादमी के अध्यक्ष मूर्तिकार लक्ष्मण व्यास को बनाया गया है। तो अभी इसमें से कह नहीं सकते कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, लेकिन इसमें से प्रश्न आने की संभावना किसी न किसी एग्जाम में जरूर है। 29वां मथुरादास माथुर अवार्ड क्रिकेट के लिए दिया जाता है। सीनियर कैटेगरी में मिला है अनिकेत चौधरी खिलाड़ी को, क्रिकेटर को। जूनियर कैटेगरी में मिला है अनिरुद्ध सिंह को और सब जूनियर कैटेगरी में मिला है रोहन राजभर को। सीनियर वर्ग वालों को तो 15,000 रुपये मिलेंगे और जूनियर और सब जूनियर वालों को 7,500 रुपये मिलेंगे। खेल खिलाड़ी, अब ये कि राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल 29 अगस्त से शुरू हुए। अब ये पहले तो ये देखिए 5 अक्टूबर को खेल समाप्त होंगे। अब 5 अक्टूबर की जगह तारीख चेंज कर दी गई है। आज ही मैंने आपको भेजा था इसकी तारीख, अब ये बदलाव होते रहते हैं। आज ही नया ऑर्डर आया है, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इससे आधे घंटे पहले ऑर्डर आया है। तो 29 अगस्त से शुरू हुए, 30 लाख खिलाड़ियों ने लगभग भाग लिया। इसका उद्घाटन किया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लूणी ग्राम पंचायत जोधपुर से, और उसका भी गांव भी देखें तो पाल गांव है। राज्य क्रीड़ा परिषद के अध्यक्ष भी उस समय मौजूद थी और इन्हीं का ये विकास कह सकते हैं आइडिया था, डॉक्टर कृष्णा पुनिया। अब ये इंपॉर्टेंट है, बार बार आ रही है तो ये याद रखने ना कि सादुलपुर से विधायक है ये। पंचायत स्तर पर 29 अगस्त से 1 सितंबर को आयोजित हुए, ब्लॉक स्तर पर 12 से 15 को आयोजित हुए। अब जिला स्तर पर और ये जो राज्य स्तर पर है ये तारीख बदल गई है, ये सितंबर वाले में लिख देंगे कहीं पे। राज्य स्तर पर जीतने वाली ग्राम पंचायत को मिनी स्टेडियम मिलेगा। जो ग्राम पंचायत विभिन्न खेलों में राज्य स्तर पर पुरस्कार जीतेंगी उनके गाँव में पंचायत में मिनी स्टेडियम बनेगा। इनमें 8 से लेकर 80 साल के लोग भाग ले रहे हैं। पंचायत स्तर पर इन खेलों के संयोजक सरपंचों को बनाया गया। पंचायत स्तर पर इनका संयोजक थे सरपंच। इसका शुभंकर था शेरू। थीम सॉन्ग था चालो चालो रे साथीड़ा। इसमें कौन कौन से खेल थे? कबड्डी, हॉकी, वॉलीबॉल 6 थे, टेनिस बॉल, क्रिकेट, खो खो और शूटिंग बॉल। इसमें से खो खो में केवल महिलाएं थी और कबड्डी शूटिंग बॉल में केवल पुरुष थे। बाकियों में महिला पुरुष दोनों ले सकते थे भाग। तो कबड्डी, हॉकी, वॉलीबॉल, टेनिस बॉल, क्रिकेट, खो खो और शूटिंग बॉल। खो खो में केवल महिला, शूटिंग में केवल पुरुष। शूटिंग बॉल में, और शूटिंग नहीं है, शूटिंग बॉल है ये। इसमें सर्वाधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया कबड्डी में। अब कॉमनवेल्थ गेम्स में राजस्थान का क्या रोल रहा? राजस्थान के खिलाड़ी देखिए,
भाग लिया। देखो 3 तो मूलतः राजस्थान के हैं, चौथी वैसे राजस्थान की है लेकिन खेलती राजस्थान से नहीं है, हैं तो वो भी राजस्थान की, तो 4 हो गए ये। मंजू बाला हैमर थ्रो झुंझुनू, अजय सिंह शेखावत वेट लिफ्टिंग झुंझुनू, भावना जाट पैदल चाल राजसमंद और सोनिका टांडी हॉकी ये चुरू जिले में। तो ये खेलती चुरू जिले की हैं, खेलती हरियाणा की ओर से हैं। जो महिला हॉकी टीम है उसने कांस्य पदक जीता और महिला हॉकी टीम में कौन थी? सोनिका टांडी थी। राजस्थान में तैनात सेना के जवान जेरेमी लाल रिनुंगा ने वेट लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल जीता। ये राजस्थान में तैनात है, राजस्थान के है नहीं लेकिन तैनात ये राजस्थान में है, सेना में है। पूजा सिहाग ये राजस्थान पुलिस में सब इंस्पेक्टर हैं और कॉमनवेल्थ गेम्स में इन्होंने कुश्ती में 76 किलोग्राम में कांस्य पदक जीता है। हैं ये हरियाणा के हिसार की लेकिन राजस्थान में सब इंस्पेक्टर हैं। गगन खोड़ा ये राजस्थान के प्रसिद्ध खिलाड़ी रहे हैं और इनको राजस्थान क्रिकेट अकादमी और राजीव गांधी क्रिकेट क्लब की ओर से राजीव गांधी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया है। दुष्यंत जाखड़ राजस्थान के इस युवा खिलाड़ी को थाईलैंड में होने वाले एशियन वॉलीबॉल कप के लिए भारतीय सीनियर वॉलीबॉल टीम का कप्तान बनाया गया है। भारत की वॉलीबॉल टीम के कप्तान बने हैं, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दुष्यंत जाखड़। तो इसके साथ समाप्त होता है। आपको टेस्ट वगैरह देने हैं तो हमारा एप्लीकेशन जो है हिस्ट्री 360 उसको डाउनलोड कर सकते हैं, या आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, कमेंट भी जरूर कर दिया करें। धन्यवाद।